मंगलम गुरुदेवाय, मंगलम ज्ञानदायिने, मंगलम प्रतिवासाय, मंगलम सत्य साईने। मेरे आराध्य भगवान श्री सत्य साईं बाबा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। इस वेबिनार में आज हमारे बीच वक्ता के रूप में आए नितिन सिंह सोलंकी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं सत्य साईं सेवा संगठन मध्य प्रदेश की ओर से। इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए न सिर्फ मध्य प्रदेश के अपितु छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और झारखंड राज्य के श्री सत्य साईं सेवा संगठन के सदस्य भी इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। मैं उन सब का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और एक क्षमा याचना भी करना चाहता हूं कि मैं बहुत 11 आवर्स में आपको सूचना दे पाया, परंतु प्रोफेसर सोलंकी का ये प्रोग्राम, ये वेबिनार यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा। आप बाद में भी अपने राज्य में इसको शेयर कर सकते हैं और ये महत्वपूर्ण वेबिनार के बारे में जानकारी लोगों को दे सकते हैं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं भगवान बाबा ने संगठन को जब बनाया, श्री सत्य साईं सेवा संगठन को, तो उन्होंने सदस्यों के लिए कुछ एक आचार संहिता 9 पॉइंट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए। वो 9 पॉइंट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट क्या है उस पर तो आज चर्चा नहीं करेंगे, पर उसमें से एक बिंदु जो भगवान बाबा ने बनाया उसके बारे में जरूर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि उसका रिलेवेंस आज के इस वेबिनार से है। स्वामी ने एक बिंदु दिया, सीलिंग ऑन डिजायर, अर्थात अपनी इच्छाओं का परिसीमन करो। अर्थात जो अपनी डिजायर है उनको कंट्रोल करो, उनको समाप्त मत करो, पर उसको कंट्रोल करो। क्योंकि स्वामी का ऐसा मानना है कि जो अंतर है आज गरीबी और अमीरी और भी बहुत सारी बातों का, आज प्राकृतिक असंतुलन भी है, तो वो पंच तत्व जो हैं उनमें असंतुलन के कारण ही इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती, स्वामी ऐसा कहते हैं। वो कहते हैं कि भोजन का अपव्यय मत करो। सीलिंग ऑन डिजायर में 4 बिंदु बताते हैं। आप भोजन का अपव्यय मत करो, आप पैसों का अपव्यय मत करो, आप ऊर्जा का अपव्यय मत करिए, आप समय का अपव्यय मत कीजिए। डोंट वेस्ट टाइम, बिकॉज टाइम इज लाइफ। मनी को भी आप कंट्रोल करके रखिए, उसका जितना जरूरत है उतना ही उपयोग करिए। और सबसे महत्वपूर्ण स्वामी बोलते हैं ऊर्जा के बारे में, क्योंकि ऊर्जा जो कि लिमिटेड सोर्स है, उसको यदि हमने सही नहीं संभाला तो आगे चलकर पूरी मानवता के विकास में और मानवता को सस्टेन करने में ही कठिनाई आ जाएगी। मैं याद करता हूँ स्वामी का एक उद्बोधन जो स्वामी ने 4 मार्च 1993 को दिया था, कितना पहले की बात है। उसमें डॉक्टर संपत जो कि फिजिसिस्ट थे, उन्होंने भी उस कार्यक्रम को अटेंड किया था। बाद में जुलाई 93 की सनातन सारथी में स्वामी का वो आर्टिकल छपा था। उस आर्टिकल में स्वामी ने कहा कि मनुष्य यदि सूर्य की जो धरती पर ऊर्जा जो प्रकाश पड़ रहा है उसका कुछ अंश, दशमलव कुछ अंश भी उपयोग कर ले तो पूरी मानव जाति के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाएगी। परंतु उन्होंने यह भी कहा था कि उस ऊर्जा को बिजली में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइसेस चाहिए, जो विज्ञान की तरक्की चाहिए, वो अभी नहीं हुई है। ये 27 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ आपको। स्वामी ने अपने इंस्टीट्यूट के, क्योंकि स्वामी की एक यूनिवर्सिटी है, उसके विद्यार्थी को एड्रेस करते हुए कहा था कि हमें इस दिशा में काम करना चाहिए ताकि हम ऊर्जा की सफिशिएंसी हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में कर सकें। तो स्वामी का ऊर्जा के ऊपर इतना ज्यादा शुरू से ही ध्यान रहा है और उस विषय को ही प्रोफेसर सोलंकी आज हमें बताने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि जब विज्ञान और अध्यात्म ये 2 चीज मिल जाती हैं तो कोई भी चीज को सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में कोई देर नहीं लगती। और यह बात भारत के बारे में भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश कह रहे हैं, भारत की तरफ देख रहे हैं, विश्व गुरु बनेगा भारत, ऐसा कहते हैं लोग। परंतु ये कपोल कल्पित कथा और कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है। पहले भी भारत सर्वोच्च स्थान पर रहा और अभी भी बन सकता है, बशर्ते कुछ बातों को हम ध्यान रखें और उसी दिशा में यदि हम विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ दें
यदि आध्यात्मिक संगठन श्री सत्य साई सेवा संगठन जैसे संगठन वो यदि विज्ञान के साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि स्वामी ने परंपराओं का ध्यान रखा, परंतु विज्ञान को हमेशा उन्होंने आगे रखा। इसीलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, इसीलिए उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए, इसीलिए उन्होंने कितने पीएचडी के कोर्सेज करवाए। ये सब काम यदि होता है तो निश्चित रूप से भारत एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में आगे आएगा। मुझे गर्व है कि आज हमारे बीच डॉक्टर प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी हमारे बीच में हैं, जो कि आज हमारा मार्गदर्शन करेंगे इस विषय पर। मुझे उनका फॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हुए थोड़ा औपचारिक भी लग रहा है कि ही इज जस्ट लाइक माय यंगर ब्रदर एंड ए फ्रेंड। हम वर्षों से साथ में काम कर रहे हैं और मैं भगवान के प्रति बड़ी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि मुझे भगवान ने एक इतना अच्छा छोटा भाई और एक मित्र दिया, जो कि हमेशा इन कामों में, और कई बार तो मुझे उनसे मार्गदर्शन भी बहुत मिलता है। मैं प्रोफेसर सोलंकी को आपको एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दूं, उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि भगवान ने कहा है कि ग्रेट तो कोई भी बन सकता है, गुड बनने का प्रयास करो। और प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी उसी बात को के मैं कहूं कि वही बात चेतन सिंह सोलंकी के साथ लागू होती है। वो ग्रेट भी हैं पर गुड भी हैं। इतना एक छोटे से गांव में आप जन्मे, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नेमित गांव में, और आपने वहां से अपनी पढ़ाई इंदौर में स्कूल में करी, स्कूलिंग करी। फिर आपने जीएसटीआई से आपने इंजीनियरिंग करा और उसके बाद आईआईटी बॉम्बे से एमटेक किया। बेल्जियम से आपने पीएचडी किया सोलर साइंस में, और फिर बाद में आईआईटी बॉम्बे में आप प्रोफेसर के रूप में कार्य करने लगे। आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के प्रोमिनेंट सोलर साइंटिस्ट में से एक डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी हैं। वेरी ह्यूमन काइंड ह्यूमन बीइंग। इतना ऊंचा ओहदा प्राप्त करने के बाद भी आप जगह जगह गांव गांव में घूमते हैं और सोलर एनर्जी के बारे में लोगों को जागृत करते हैं। ये राष्ट्रभक्ति का सबसे बड़ा परिचय है। पिछले साल 40 देशों की यात्रा की आपने, और उसमें यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाकर उन देशों में सोलर एनर्जी के बारे में और नवीनीकरण रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, और साथ में पारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनकी किस प्रकार से कमी है, जिस पर आज आपको एड्रेस करेंगे, और कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग के शिकार हो रहे हैं और हम ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूटर बन गए हैं। उस सब विषयों पर हमको न सिर्फ वो सॉल्यूशन प्रॉब्लम बताते हैं बल्कि वो सॉल्यूशन भी बताते हैं। तो ऐसे डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी आज हमारे बीच में हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। उनके बारे में इतना बड़ा इंट्रोडक्शन मैं दे सकता हूँ, परंतु समय की एक सीमा है, हम उसी के अंतर्गत काम करेंगे। परंतु वो जो कुछ भी कहेंगे उसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जो उन्होंने नहीं की हो। उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की, मुझे गर्व है कि मैं भी उनकी उस स्कूल के साथ जुड़ा हूँ 10 साल से। उसमें आज तक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही नहीं लिया, और पूरे सीबीएसई की 12th तक की 1000 बच्चों की स्कूल है, उसमें विदाउट इलेक्ट्रिसिटी उनकी फिजिक्स की लैब भी चलती है और सब कुछ चलता है। उन्होंने राजस्थान के डूंगरपुर में गांव की महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सोलर लाइट असेंबलिंग कराने का काम सिखाया। उन्होंने 40 देशों की यात्रा करके एनर्जी स्वराज पर काम किया और 10 लाख लोगों से एक ही दिन में सोलर लाइट असेंबलिंग करवाया, और उसके कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम। उन्हीं के माध्यम से जब मैंने अपने अखिल भारतीय अध्यक्ष जी को बताया तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि इस सोलर लाइट के प्रोजेक्ट का नाम हम ये दे सकते हैं कि साई ज्योति नाम दे सकते हैं। और साई ज्योति देखकर जब नेपाल में परेशानी आई, प्राकृतिक आपदा आई, भूकंप आया, उस समय हमने तारपोलिन में लोग रह रहे थे, उस समय सोलर लाइट प्रोवाइड करा के चेतन सिंह सोलंकी जी के माध्यम से लोगों के जीवन में कुछ आसानी सुविधा भरी। तो ऐसे डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि हमारे श्री सत्य साई सेवा संगठन, जो कि एक आध्यात्मिक संगठन है परंतु इसका बेस जो है वो सेवा का है और वर्षों से ये सेवा के कार्य करता रहा है। एक छोटी सी बात मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि कितने चुपके से सत्य साई सेवा संगठन कार्य करता है। कोविड-19 के दौर में पूरे भारत में सैकड़ों किचन, कम्युनिटी किचन चलाए। जो पैसेंजर्स इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं उनको भोजन कराना, एक रिस्क लेकर पीपी किट बांटना, ऐसे कितने कार्य जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तक सत्य साई सेवा संगठन आगे आता है। और आज जब प्रकृति का मामला है तब भी मेरे अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री निमिष पांड्या जी ने कहा है कि प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी से मार्गदर्शन लेकर न सिर्फ मध्य प्रदेश अभी तो पूरे भारत में हम रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में कार्य करेंगे। प्रकृति को बचाने के लिए हम प्लांटेशन, ह्यूज स्केल पर प्लांटेशन का काम करेंगे। और सत्य साई सेवा संगठन जो हमेशा समसामयिक सेवा का काम करता है उसमें एक नया आयाम हम जोड़ेंगे। और गो ग्रीन की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 2 साल पहले पुट्टपर्थी में, उसी की थीम को प्रोफेसर सोलंकी के माध्यम से भारत में हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरे अखिल भारतीय अध्यक्ष जी ने भी मुझे संदेश दिया है। तो ओवर टू डॉक्टर सोलंकी, प्लीज कम एंड एड्रेस टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच
मुझे बाद में शायद थैंक्स बोलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज हमें यूट्यूब के माध्यम से हम काम कर रहे हैं, तो मैं अभी आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जितने अटेंडीज उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैट बॉक्स में आप क्वेश्चंस अपने डाल सकते हैं। अंतिम 20 मिनट 25 मिनट हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे ही लेंगे, और आपके क्वेश्चंस जो भी होंगे उसको प्रोफेसर सोलंकी जरूर एड्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन आई वेलकम डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी। सायरा। साईराम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। और मुझे खुशी है कि आज मुझे इस वेबिनार में आमंत्रित किया गया है, और मैं कोशिश करूंगा कि जितना आपने मेरे बारे में बताया, काम के बारे में बताया, उसका कुछ अंश लोगों तक पहुंच सके, ट्रांसमिट हो सके, ताकि हम सब मिलकर इसमें काम कर सकें। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। I hope you can see the screen, Bhaiya, now. Yes, Chetan, I can see very well. Please go ahead. All right. So thank you very much once again, everyone who has सभी लोग जो YouTube पर ज्वाइन हुए, उन सबको एक बार फिर से स्वागत है मेरी तरफ से भी। और ये जो एनर्जी न्यूज एंड नॉलेज चैनल पे जिसपे आप ये देख रहे हैं, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें, सो दैट फ्यूचर में भी हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। नाउ ये जो आज का टॉपिक है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये बहुत ही पुराना टॉपिक है। आई एम श्योर इस पे हजारों बार लोगों ने बोला होगा, इसके बारे में लिखा होगा, सोचा होगा, किया होगा। एंड तो मैं आज क्या करने वाला हूं, मैं शायद एक बार फिर से ये कोशिश करूं कि आप लोग समझ जाएं कि ये एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी कितना बड़ा विषय है, कितना महत्व का विषय है, और आज कितना क्रिटिकल विषय बन गया है। यदि ये फीलिंग में यदि आप मैं ट्रांसफर कर सकूं आज के इस वेबिनार के माध्यम से, तो मैं समझूंगा कि ये वेबिनार सफल रहा। तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो मानव है, ह्यूमंस आर लाइक बिहेविंग लाइक ए पैरेट, है ना। पैरेट को क्या होता है, हमारे तोते को हम जब सिखाते हैं कि ऐसा बोलना चाहिए, वैसे बोलना चाहिए, हेलो बोलना चाहिए, या कुछ मंत्र बोलना चाहिए, तो तोता बकायदा वो मंत्र को बोलेगा। अब जब भी बोलेंगे तोते को अच्छा बोलो, तो वो तोता जरूर बोलेगा, परंतु उसके पीछे का जो मीनिंग है वो समझने में सफल नहीं होता, उसको समझ नहीं पाता, उसके भाव समझ नहीं पाता। उसी तरह से मेरे ख्याल से एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी बहुत ही बड़े विषय हैं। इतने बड़े विषय हैं कि मनुष्य के अस्तित्व इस पर निर्भर करता है, और मनुष्य का अस्तित्व इसी के कारण है। और इतना क्रिटिकल होने के बाद भी, इतना इंपॉर्टेंट होने के बाद भी शायद हम उसको ठीक से समझ ही नहीं पाए, और समझ नहीं पाए इसलिए उसका ठीक से उपयोग भी नहीं हुआ है। और इसीलिए जो आज की लाइफस्टाइल है वो किसी भी हालत में पृथ्वी पर सस्टेनेबल नहीं हो सकती। और मैं आपको जो दिखाऊंगा, जो आंकड़े दिखाऊंगा, या जो मैं आपको आर्ग्यूमेंट दूंगा, उम्मीद है कि उससे ये बात क्लियर हो जाएगी। तो एक तरह से ऐसा जो गड़बड़ी मची हुई है इस दुनिया में, उसके मैं आपको कुछ दृश्य दिखाऊंगा स्लाइड्स के माध्यम से। ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये है ऑस्ट्रेलिया की इमेज, जब वहां पर बुश फायर हुआ था और कई लाख स्क्वायर किलोमीटर का जंगल जल गया था, और 500 मिलियन से ज्यादा वहां पे जीव जंतु मारे गए थे। नो, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बुश फायर नहीं है, सिमिलर बुश फायर एरिजोना में भी लगी थी जंगल में, और भी कई जगह पे। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एशिया में भी हुआ था, रशिया में हुआ था आसपास। तो ये जो घटना है ये बढ़ गई है, बुश फायर की घटनाएं बढ़ गई है। दूसरी तरफ यदि वो बढ़ा है तो फ्लडिंग भी बढ़ गई है। और ये जो आपको इमेज दिखा रहा हूँ, ये इटली के वेनिस शहर का इमेज है। जो फ्लडिंग हुआ है ये बारिश के कारण नहीं हुआ, ये फ्लडिंग यहाँ का सी वाटर अंदर आ गया। एंड यू कैन सी कि कितने बड़ी मात्रा, कितना सिटी जो बसा हुआ है, जो नॉर्मली कभी ऐसा लोगों ने अनुभव नहीं किया होगा, वो शहर में पानी भर गया और कई दिन तक रहा। ये कई सारे लोग आज जो कनेक्टेड होंगे वो जानते होंगे, ये हमारे
दिल्ली का सीन है। हमने कई बार न्यूज़पेपर में देखा कि दिल्ली की एयर क्वालिटी की हालत कितनी खराब होती थी कि आपको 50-100 मीटर दूर भी ठीक से नहीं दिखाई देता था। ये उसी का एक दृश्य है। ये आज की हमारी स्थिति है। यूरोप का ये इमेज है जो मैं दिखा रहा हूँ। यूरोप जिसको कि हम एक कोल्ड कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, जहां पर बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है, कई लोग वहाँ पे छुट्टी मनाने जाते हैं। पर ये जो आप टेम्परेचर्स आपको दिख रहे हैं, यू कैन सी, ये जो पेरिस के पास एक शहर है, वहां पर टेम्परेचर 45.8 डिग्री सेंटीग्रेड गया है। अभी हम लोग, हमारा समर ही खत्म हो रहा है इंडिया में, और 45, 46, 47 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है इसका अनुभव अभी हमने किया। तो इतना कोल्ड क्लाइमेट होने के बाद भी वहां पर 45 डिग्री सेंटीग्रेड किया, ये भी एक आश्चर्य की बात है। ये जो इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मिडिल ईस्ट का इमेज है। मिडिल ईस्ट में आप देख सकते हैं कि जो पेड़ है पीछे, उस तरह के पाम ट्रीज है, परंतु जो बैकग्राउंड फोरग्राउंड में दिख रहा है ये स्नोफॉल हुआ है। तो जो रेगिस्तान है, डेजर्ट एरिया है, वहां पर स्नोफॉल हुआ है और इतनी ज्यादा क्वांटिटी में हुआ है। और ये जो सीन है, ये एक सी है, ट्रैफिक जाम का सी है, गुड़गांव का है, भारत देश का है। कितने बड़े मात्रा में यहाँ पर ट्रैफिक जाम हुआ है। तो कुल मिला के जो मैं कह रहा हूँ कि ह्यूमंस एक पैरेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, कि ये सब हमारे आसपास ही हो रहा है, ये सब हमारे न्यूज़पेपर में आता ही है। आए महीने कुछ न कुछ रिपोर्ट आती रहती क्लाइमेट संबंधित। कई सारे क्लाइमेट साइंटिस्ट इसके बारे में बात करते हैं, परंतु मेरे ख्याल से हमारे जहन में अभी भी नहीं उतर रहा है कि हमने किस स्थिति से गुजर रहे हैं और हमारे क्लाइमेट को कितना नुकसान ऑलरेडी पहुंचा दिया है। ये सब क्यों होता है, इतना गड़बड़ क्यों हो रहा है, वेनिस में पानी क्यों घुस रहा है, ऑस्ट्रेलिया में फायर क्यों है, डेजर्ट में स्नोफॉल क्यों हो रहा है, ये सब एक तरह से एक एनर्जी का खेल है। और अध्यात्म में भी हम जब बात करते हैं तो एनर्जी की बात करते हैं। हम जब कहते हैं कि आज अच्छे मूड में है, तो कई बार हम ये भी बोलते हैं कि आज बहुत हाई एनर्जी में है इंसान। कई बार हम जब लो मूड में होते हैं तो लो एनर्जी में होते हैं। तो हमारे जीवन का एनर्जी से तो बड़ा खेल संबंध है ही, परंतु हमारे विश्व में जो भी आजकल हो रहा है ये सब एनर्जी का ही गेम है। यदि आज हमारे पास इतनी बड़ी मात्रा में फोसिल फ्यूल नहीं होते, कोल नहीं होता, पेट्रोल नहीं होता, डीजल नहीं होता, एलपीजी नहीं होता, सीएनजी नहीं होता, तो हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है शायद ये नहीं होता। तो ये एनर्जी के कारण ही हो रहा है। और क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी का हमारे जीवन में जितने भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, ग्रोथ के पैरामीटर्स हैं, सोशल ग्रोथ के पैरामीटर हैं, ये सभी पैरामीटर्स का एनर्जी के साथ संबंध है। जो इमेज आपके सामने स्क्रीन पर है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज दिखाए गए हैं। करीब 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं और उसके सेंटर में है एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि ये कहता है कि विश्व में सभी को क्लीन, मॉडर्न, कॉस्ट इफेक्टिव और ग्रीन या सस्टेनेबल एनर्जी की सप्लाई होना चाहिए 2030 तक। और यदि हमने एनर्जी का सप्लाई को ठीक कर लिया, एनर्जी के सप्लाई को सस्टेनेबल बना लिया, पॉल्यूशन फ्री बना लिया, तो उससे रिलेटेड सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको भी ठीक तरह से अचीव कर पाएंगे। उदाहरण के लिए ये जो चार्ट है बताता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एनर्जी का संबंध पॉवर्टी से है, हंगर से है, हेल्थ से है, एजुकेशन से है, जेंडर से है, सैनिटेशन से है, इकोनॉमिक ग्रोथ से है। जितने भी हैं 17 पैरामीटर, यहाँ तक कि शांति, पीस, गोल नंबर 16 का संबंध भी डायरेक्टली एनर्जी से है। तो एनर्जी का इतना महत्व है हमारे जीवन में कि एनर्जी को हमने ठीक कर लिया तो हम हमारे आसपास की कई सारी समस्याओं को ठीक कर लेंगे। तो ये इसके बारे में और ज्यादा चर्चा करेंगे कि हम कैसे एनर्जी के चक्र में फंसे हुए हैं और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जो पूरी दुनिया है एक तरह से एनर्जी के कॉन्ट्रडिक्शन में फंसी हुई है, वी आर ऑल स्टक इन द कॉन्ट्रडिक्शन। एक तरफ तो मैं आपको बताऊंगा कि हम चाहते हैं कि एनर्जी का ज्यादा उपयोग हो, क्योंकि एनर्जी से ग्रोथ होता है, एनर्जी से एजुकेशन है, एनर्जी से इनकम है, सब कुछ एनर्जी से। दूसरी तरफ एनर्जी के कारण क्लाइमेट चेंज भी है, जो पिछली स्लाइड में मैंने दिखाया था। गोल नंबर 13 है वो जो क्लाइमेट चेंज है, और गोल नंबर 7, ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है।
गोल नंबर 7 बोलता है हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, गोल नंबर 13 बोलता है नहीं हमें कम एनर्जी होना चाहिए। तो पूरा दुनिया है ये एनर्जी के कॉन्ट्रडिक्शन में फंसा हुआ है, विरोधाभास में फंसा हुआ है कि क्या करें। एक तरफ तो एनर्जी एक्सेस का इशू है, कई सारे लोग हैं दुनिया में अभी भी, आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं जब विश्व यात्रा पे गया था पिछले साल कई देशों में, तो मैंने देखा कि कई जगह अच्छे अच्छे शहरों में एयरपोर्ट के बाहर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, कैपिटल में स्ट्रीट लाइट नहीं जलते, इसकी प्रॉब्लम। तो 13% विश्व की आबादी आज भी बिजली का कनेक्शन नहीं, 13%, ऑलमोस्ट 1 बिलियन लोग। और विश्व की 40% आबादी है जिनको की कुकिंग के लिए गैस नहीं मिलता, वो लकड़ी पे खाना बनाते हैं, कोयले पे खाना बनाते हैं। तो ये तो एनर्जी एक्सेस का ही प्रॉब्लम और इतनी बड़ी आबादी का प्रॉब्लम है। इनफैक्ट इसी प्रॉब्लम के कारण करीब करीब 3 से 4 मिलियन लोग हैं जो कि जिनका की डेथ होता है हर साल इंडोर पॉल्यूशन के कारण, जो कुकिंग के कारण जो लंग्स की प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, उसके कारण करीब 3 से 4 मिलियन, 30 से 40 लोग अभी भी मरते हैं। तो हमें एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, परंतु दूसरी ओर एनर्जी एक्सेस में यूज हो रही वो भी एक प्रॉब्लम है। एनर्जी एक्सेस में हो रही मतलब क्या है कि जो हमारे साधन है, करीब विश्व में जितनी एनर्जी का उपयोग हम करते हैं डेली, उसका 80% एनर्जी कोल से आता है, पेट्रोल से आता है, डीजल से आता है, गैस से आता है, 80% एनर्जी। और इसके कारण चूंकि कार्बन बेस्ड है तो कार्बन एमिशन होता है, जब कार्बन एमिशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जो कि क्लाइमेट चेंज का एक महत्वपूर्ण रीजन है। तो पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन दुनिया में हम नापते थे वो पार्ट्स पर मिलियन में नापते थे, पीपीएम में, तो 280 पार्ट्स पर मिलियन होता था। पिछले 2000 साल का इतिहास देखें तो 280 पार्ट्स पर मिलियन होता था, परंतु पिछले कुछ 50, 100, 150 सालों में आप देखेंगे ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, और आज 280 से बढ़ के 410, 412, 415 हो गया है। मतलब करीब 40 से 45% एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी बढ़ चुकी है। और ये इसी के कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जितनी घटनाएं हमने देखी, उसका इन सब से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। न सिर्फ ये, दूसरी बात है कि जो एनर्जी के साधन है ये बहुत सीमित मात्रा में कुछ ही देशों में कॉन्सेंट्रेटेड। आप मिडिल ईस्ट ले लीजिए जहाँ पे बहुत ऑयल है, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए जहाँ पर कोल है, यूएस में है, रशिया के कुछ पार्ट में है। तो इसके कारण से लगभग 165 देश है जो एनर्जी को आयात करते हैं, 165 देश। और इंडिया भी आप देखेंगे तो एनर्जी के मामले में काफी पुअर कंट्री है ना। हम कोल को इंपोर्ट करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, गैस इंपोर्ट करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ तक कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी इंपोर्ट करते हैं अपने पड़ोसी देश से। तो और काफी बड़ी मात्रा में करते हैं, और चूंकि हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है तो उसके लिए हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है, और एनर्जी हम बाहर से लाते हैं। तो कुल मिला के एक पूरी तरह से साइकिल में हम लोग फंसे हुए हैं। और भारत देश का करीब 35% जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो डॉलर के रूप में कमाई होती है, वो हमें एनर्जी को इंपोर्ट करने में करना पड़ता है। तो ये आज की स्थिति बनी हुई है। और इंपोर्ट में आप देखेंगे, पर्टिकुलरली मैंने ऑयल के एग्जांपल दिया है कि जो ये ग्रे कलर का जो कर्व है ये हमारा दिखाता है कितना प्रोडक्शन होता है। तो आप पिछले कम से कम 40 साल का इतिहास देखेंगे भारत देश का, 40 साल का, यहाँ पर ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं है। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि हमारी धरती में है ही नहीं। परंतु जो हमारा कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है, हमारा इंपोर्ट्स बढ़ रहा है। देखिए किस तरह से ये ब्लैक वाला कर रहे हैं, तो इसके कारण इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, इसके कारण निर्भरता भी बढ़ रही है। तो कुल मिला के जो एनर्जी दुनिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट खेल है, हमारे पास नहीं है, हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके उपयोग के कारण क्लाइमेट चेंज होता है, इसके इंपोर्ट के कारण एनर्जी सिक्योरिटी, देश की एनर्जी सॉवरेनिटी के ऊपर भी क्वेश्चन जाता है। तो इसलिए हमें एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए जो इसको सॉल्व कर सके। अच्छा, खास करके जो मैंने बताया, फिर से मैं रिपीट करूंगा और कई बार रिपीट करूंगा कि ह्यूमंस आर लाइक ए पैरेट। हमें अभी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है और हमें क्या करने की जरूरत है। हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते जाते हैं, परंतु एक्शन के रूप में
कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यदि आज इस वेबिनार के माध्यम से हम सब लोग, हम जितने भी सेवा भावी लोग हैं जो सत्य साई सेवा से और बाकी लोग हैं, इसमें से कुछ कुछ पॉइंट समझ के कुछ अपना ले जीवन में, तो ये वेबिनार सफल होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, क्लाइमेट चेंज जो आईपीसीसी है, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, उन्होंने रिपोर्ट निकाली 2018 में कि विश्व का तापमान 1 डिग्री बढ़ चुका है और हमें 1.5 डिग्री पे बढ़ने के लिए रुकना चाहिए। आइडियली इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री तक जा सकते हैं। और यदि हमें 1.5 डिग्री पर रोकना है तो क्या करना चाहिए? रैपिड एंड फार रीचिंग ट्रांजिशन करना चाहिए एनर्जी में, बहुत तेजी से और बहुत बड़े स्केल पे, बहुत लंबे स्केल पे प्रभाव है, ऐसा कुछ करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको कॉमा में लिखा है, रैपिड बहुत तेजी से और फार रीचिंग बहुत लंबे समय तक जो असर करे, ऐसे बदलाव लाना चाहिए, ऐसे एनर्जी में ट्रांजिशन लाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? CO2 का जो एमिशन है 2030 तक 45% कम करना चाहिए। अच्छा, 45% भी जो 2015 में जो लेवल था CO2 का, उसकी तुलना में 45% कम करना चाहिए, 45%। दुर्भाग्य की बात है कि 2020 आते आते CO2 का लेवल कम होने के बजाय CO2 का लेवल अभी भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। वो तो कोरोना को धन्यवाद देना चाहिए कि शायद पिछले 2-3 महीने में जो विश्व में गतिविधियां कम हुई है, उसके कारण CO2 एमिशन की रेट कम हुई होगी, परंतु एटमॉस्फेयर में CO2 एमिशन को बहुत फर्क नहीं पड़ा। तो 45% कम करने की जरूरत है 2030 तक, और 2050 तक नेट जीरो होने की जरूरत है। हम पूरा CO2 एमिशन को जीरो कर दें 2050 तक, इसकी आवश्यकता है। अच्छा, जीरो कर दें इसका मतलब क्या होता है? कोयले का उपयोग बंद कर दें, पेट्रोल का उपयोग बंद कर दें, डीजल का उपयोग बंद कर दें, LPG का उपयोग बंद कर दें, CNG का उपयोग बंद कर दें, सब बंद कर दें 2050 तक। क्या हम ऐसे विश्व की कल्पना कर सकते हैं जो बिना कोल, बिना पेट्रोल, बिना डीजल के चलेगा? और क्या ये जब तक क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तब तक हम इसका इंतजार करेंगे, या अभी से हम कुछ प्रयास करने वाले हैं? तो ये 1.5 डिग्री का जो तापमान है, ये करीब, ये ग्राफ दिखाया गया है कि किस तरह से तापमान विश्व का बढ़ते गया है। हम लोग करीब आज यहाँ पर हैं 2020 में, और 1.5 तक जाने के लिए करीब हमारे पास 15 से 20 साल का समय है। अच्छा, 15 से 20 साल का समय, इसका मतलब ये नहीं कि हम 15 से 20 साल तक और प्रदूषण कर सकते हैं फिर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, नहीं। 15 से 20 साल ही उसको करेक्ट करने का समय है। जबकि यदि स्थिति खराब रही और तेजी से हमने इसका उपयोग किया तो 15 साल का समय भी नहीं है। क्योंकि आपने ग्राफ देखा, यहाँ से लीनियर कनेक्ट किया है, एक्चुअल में ग्राफ लीनियर नहीं, ऐसे भी जा सकता है। तो कई सारे जो रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि हमारे पास मात्र 8-10 साल, 12 साल का समय है इसको ठीक करने का, 12 साल का समय और खराब करने का नहीं। कितना कम समय है! क्या हम सोच सकते हैं कि इतना कम समय है और इसके लिए कितने बड़े लेवल पे प्रयास करने की जरूरत है? तो इसको बड़े लेवल पे प्रयास करने की जरूरत है और उसको समझने की जरूरत है, और हम समझते नहीं, इसलिए मैंने बोला पैरेट है। इसके लिए मैंने एक गांधी जी की बुक में से एग्जांपल लिया। गांधी जी ने बोला था, लिखा था अपनी बुक में सत्य के साथ प्रयोग में, कि क्या हम कभी कोबरे के साथ खेलते हैं? हाँ, आप में से जो इसको सुन रहे हैं ऑडियंस, क्या आपने कभी कोबरा सांप को अपने गोद में लेके खिलाया कि कितना प्यारा सांप है, अरे वाह कितना बढ़िया है? कभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि कोबरा यदि काटेगा तो हमारी जान भी जा सकती, मौत भी हो सकती है। यदि हम ये समझ लें कि क्लाइमेट चेंज कितनी बड़ी समस्या है, कितनी गंभीर समस्या है, इसका प्रभाव हमारे आने वाले जनरेशन पे कितना ज्यादा होने वाला है, यदि हम ये समझ ले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कल से ही आप, आज से ही आप उसका प्रयोग करना चालू कर पाएंगे। परंतु हम समझते नहीं है और उसको ठीक से समझाया भी नहीं जाता। पॉलिसी मेकर्स उसको ठीक से प्रमोट नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस उसको ठीक से आगे नहीं ला रहे हैं और उसकी गंभीरता को समझा नहीं रहे। सो आई होप कि आज जो मैंने आंकड़े दिखाए होंगे, इससे कम से कम इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये बहुत गंभीर समस्या है और 10 से 12 साल है। यदि ये भी है, कहा जाता है क्लाइमेट चेंज के बारे में, साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि यदि हमने ये जो क्लाइमेट बदल रहा है, यदि बहुत प्रयास नहीं किए, तेजी से प्रयास नहीं किए, तो ये सदी के अंत तक विश्व में ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो तापमान है वो करीब 4 से 5 डिग्री बढ़ सकता है।
और यदि 4 से 5 डिग्री तापमान बढ़ गया तो जैसे हम कहते थे कि एक जमाने में धरती पर डायनासोर हुआ करते थे, आज नहीं है क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज के कारण नहीं रहे। तो एक जमाने में धरती पर डायनासोर हुआ करते थे, यदि क्लाइमेट चेंज हो गया तो मनुष्य का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो हमारी आने वाली पीढ़ियां या आज के 4000-5000 साल बाद कोई नई प्रजाति धरती पर आएगी तो क्या कहेगी कि एक जमाने में धरती पर मनुष्य हुआ करते थे। इस तरह की समस्या आ गई। तो मैं वही कहूंगा फिर से कि जिस तरह से हम समझते हैं कि कोबरा को हाथ लगाना बहुत खतरनाक है, उसी तरह क्लाइमेट चेंज को होने देना भी बहुत खतरनाक है और ये मनुष्य का अस्तित्व को ही प्रभावित कर रहा है। तो फिर इसकी अप्रोच क्या होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? ये तो मैंने आपको समस्या बता दी, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? एनर्जी आत्मनिर्भरता कैसे होना चाहिए, एनर्जी स्वराज हमें कैसे लाना चाहिए कि हम अपना हमारी एनर्जी खुद जनरेट करें, खुद उसका उपयोग करें, या हम कहें कि ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी कैसे होना चाहिए। जैसे मैंने बताया शुरू में कि एनर्जी एक पूरा पृथ्वी पे अस्तित्व एनर्जी का गेम है, तो ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी कैसे होना चाहिए उसके ऊपर हम देखते हैं। मैं आपको 2 अप्रोच बताऊंगा जो कि नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है, उसको आप किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, उसको आप किसी भी हालत में वायोलेट कर ही नहीं सकते। तो अच्छा एक ये भी समझ लें कि ये जो हमारा अस्तित्व है पूरे विश्व में, इतने सारे ग्रह हैं, उसमें बहुत छोटा सा है। ये सन है जो सूर्य हमारे साइज की तुलना में 109 गुना पृथ्वी का साइज छोटा है, और इस पृथ्वी के साइज में भी एक जो ब्लू लेयर है जहाँ पे हमारा वातावरण, वहीं पर हमारा जीवन का अस्तित्व है। तो पूरे अनंत ब्रह्मांड जो फैला हुआ है उसमें मनुष्य का अस्तित्व मात्र जो ब्लू कलर की लेयर है पृथ्वी पर, यहीं पर है और कहीं पर नहीं। तो इतनी प्रीशियस जगह है, इतनी कीमती जगह है हमारे लिए कि इसके लिए हम कुछ भी, इसको बचाने के लिए हमें कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो मैंने कहा कि सस्टेनेबिलिटी के हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, और इसको यदि हमने वायोलेट किया तो मनुष्य का अस्तित्व डेफिनेटली खतरे में रहेगा। एक तो रास्ता है, जैसे भैया ने भी कहा, स्वामी ने भी कहा था, आप सभी जानते होंगे कि जो 9 पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट के, उसमें स्वामी जी, जैसे भैया ने कहा, भरत जी ने, कि सीलिंग ऑन डिजायर्स होना चाहिए। तो ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि पृथ्वी पर जो भी है, पानी है, जमीन है, हवा है, जंगल है, नदी है, मिट्टी है, ये सब सीमित मात्रा में उपलब्ध है, अनंत नहीं है। तो पृथ्वी का क्षेत्रफल सीमित है, तो पृथ्वी पे जमीन सीमित है, तो पृथ्वी पर पानी सीमित है, तो हवा सीमित है, हर चीज सीमित मात्रा में है। और चूंकि सीमित मात्रा में है तो हमारा इसका उपयोग भी सीमित होना चाहिए। नहीं, यदि हमारी इनकम फिक्स है तो हमारा एक्सपेंडिचर भी फिक्स ही होना चाहिए। इनकम अनंत नहीं है तो एक्सपेंडिचर भी अनंत नहीं हो सकता। परंतु हम हमारे जीवन में चीजों का उपयोग कैसे करते हैं? ऐसा करते हैं मानो सब कुछ अनंत है। पानी, यदि हमारे पास सुविधा है तो चाहे जितना पानी यूज कर लें, यदि हमारे पास पैसे हैं तो चाहे जितना बड़ा घर बना लें, यदि हमारे पास पैसे हैं तो चाहे जितनी गाड़ी खरीद लें। तो हमारे पास किसी भी संसाधन के उपयोग की सीमा ही नहीं है। और यदि इस नियम का हम पालन नहीं करेंगे, इसका वायोलेशन करेंगे, तो स्वामी ने कहा था, कई सदगुरुओं ने कहा है, दुनिया में कहा है कि पृथ्वी को बैलेंस बिगड़ेगा ही। और आज देख ही रहे हैं, आज शहरों में हवा की हालत खराब है, नदियों में पानी की हालत खराब है। हम गंगा मैया, नर्मदा मैया का इतनी पूजा करते हैं, क्या आप में से कोई जाके सीधे 1 गिलास गंगा मैया, नर्मदा से पानी लेके पी सकता है? नहीं। क्या हमारे जंगल, जो कि पृथ्वी का हमें लंग्स कहा जाता है, आज 40% कट चुके हैं। पानी दूषित हो गया, हवा दूषित हो गई, जंगल दूषित हो गया। मिट्टी, किसानों को आप पूछें, बिना खाद के वो खेती नहीं कर सकते। मैं पिछले 2-3 महीने से लॉकडाउन में अपने गांव में इस इलाके में हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि कोई किसान इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि बिना खाद के कैसे पैदा कर सकते। तो यदि हमने सीलिंग नहीं किया हमारी डिजायर्स पे, और खास करके चूंकि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, यदि हमने एनर्जी के उपयोग पे यदि बंदिश नहीं लगाई, वो भारत सरकार चाहे जितनी बिजली दे दे, फ्री बिजली दे दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, परंतु ये बहुत ही खतरनाक खेल है। मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत डेंजरस गेम है। जो जितने भी पॉलिटिशियन है जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते हैं,
और उसके कारण जो दुरुपयोग बढ़ता है। आजकल मैं गांव में जाके देखा, लगभग हर घर में इलेक्ट्रिक कॉइल से खाना बनता है। खाना बनता है वहां तक भी ठीक है, लोग ठंड में उसमें हाथ तापते हैं, गर्मी करते हैं। इतना बड़ा क्रिमिनल यूज है। जो इस बात को समझते हैं, आप उसी को समझते हैं कि मान सकते हैं कि क्या हम कर रहे हैं। तो एक अर्थ ओवरशूट डे करके इसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि पृथ्वी पे जितने भी संसाधन प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो पानी हो, हवा हो, खाना हो, उसका हम कितने दिनों में उपयोग कर लेते हैं। तो जो एक साल में पृथ्वी पैदा करती है, हमें उसका एक साल में उपयोग करना चाहिए। यदि हम ऐसा करें तो जो ओवरशूट डे है वो 31 दिसंबर को आना चाहिए। मतलब हम बैलेंस में रहेंगे, जितना इनकम है उतना ही एक्सपेंडिचर है। परंतु ये जो ग्राफ बताता है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो हमारे इनकम से कहीं ज्यादा है। हम देखेंगे 2019 में, पिछले साल, जो ओवरशूट डे है 29 जुलाई को आ गया। इसका मतलब 29 जुलाई को ही विश्व के सारे जो पृथ्वी के जितने रिसोर्सेस हमने जनरेट किए वो खा पी के खत्म कर दिए। फिर बाकी दिन क्या किया? बाकी दिन हमने पृथ्वी के साधनों का ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया, ज्यादा यूज किया। तो ये बात बहुत ही क्लियर है, यदि हमने हमारे उपयोग पे, खास करके एनर्जी के उपयोग, क्योंकि एनर्जी से सब होता है, यदि इस पे सीमा अंकुश नहीं लगाया तो दुनिया की कोई ताकत विश्व को बिगड़ने से, खराब होने से रोक नहीं सकती। तो इसका जो दूसरा अप्रोच है वो है बाय लोकल और फॉर लोकल होना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन बाय मास होना चाहिए। पहला अप्रोच है सीमित होना चाहिए, दूसरा अप्रोच है बाय लोकल फॉर लोकल होना चाहिए। तो मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, एक जगह सेंट्रलाइज तरीके से नहीं करना चाहिए, हमें डिसेंट्रलाइज तरीके से करना चाहिए। हर जगह अपना अपना प्रोडक्शन हो, हर जगह अपना सप्लाई चेन हो। जैसे गांधी जी ने बोला था ग्राम स्वराज होना चाहिए, वैसे ही क्या हम एनर्जी स्वराज की कल्पना कर सकते हैं कि एनर्जी स्वराज आए, कि लोग अपनी एनर्जी खुद पैदा करें, अपनी एनर्जी का खुद उपयोग करें। और चूंकि कोयला हर जगह नहीं है, पेट्रोल हर जगह नहीं है, परंतु सोलर एनर्जी हर जगह, विश्व के हर कोने में, हर देश में, और खास करके भारत देश में तो बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यदि हमने ये दो अप्रोच अपना ली, बाय लोकल कर लें और सीमित कर लें, तो जो भैया ने कहा, भरत जी ने कहा कि हम वर्ल्ड पावर बन सकते हैं, डेफिनेटली बन सकते हैं। ये अप्रोच है। इन दोनों में से एक भी अप्रोच का वायोलेशन किया तो मुझे नहीं लगता कि हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो एनर्जी स्वराज लाने की जरूरत है। यदि हमें सस्टेनेबिलिटी लाना है, एनर्जी की सस्टेनेबिलिटी लाना है, तो स्वराज लाने की जरूरत है। स्वराज का मतलब है सब लोग अपनी लोकल एनर्जी की जरूरतें खुद पूरा करें, खुद उपयोग करें। तो एक प्रश्न जो हमेशा आ सकता है कि क्या ये टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है, इकोनॉमिकली हो सकता है क्या, है ना, एनवायरमेंट के लिए ठीक है क्या, सोसाइटी इसको कर सकती है क्या, हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस है क्या? तो मेरा उत्तर है कि यस, डेफिनेटली सोलर एनर्जी एक ऐसा साधन है हमारे पास में कि यदि हम उसको ठीक से उपयोग करें तो न सिर्फ समाज का फायदा होगा, न सिर्फ वातावरण का फायदा होगा, न बहुत सारा रोजगार पैदा होगा, न आत्मविश्वास पैदा होगा, लोग स्किल हो जाएंगे, और साथ ही साथ में पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है, साथ ही साथ में देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। और यदि हमारे पास आत्मनिर्भरता रहेगी तो हमारा देश सॉवरेन रहेगा, दूसरे के देशों पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो जैसा कि भरत जी ने कहा कि स्वामी जी ने तो कहा ही है 93, मतलब सोच लीजिए आज के करीब 25-27 साल पहले उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि हमें एनर्जी का उपयोग, सोलर एनर्जी का उपयोग बढ़ाना चाहिए और ऐसे सॉल्यूशन निकालना चाहिए जो इंडिजिनियस हो, जो लोगों के काम के लिए और लोगों के उपयोग में आ सके, उनको मदद कर सके। तो कुल मिला के ये संदेश बहुत पुराना है, मैं कोई बहुत नई बात नहीं बता रहा हूँ, परंतु मैंने कहा कि आदमी पैरेट की तरह बिहेव करता है, समझ नहीं रहा है। उम्मीद है कि आज आप उसको अंदर से अच्छे से अपने ब्लड में उतार लेंगे कि विश्व की परिस्थिति क्या है। तो मैं आपको खास करके दो बातों के बारे में बताऊंगी कि टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली कैसे वायबल एनर्जी स्वराज। और न सिर्फ ये, चूंकि एनर्जी वायबल हो गई, सोलर एनर्जी सस्ती हो गई है, बैटरी सस्ती हो गई है, तो जितने लोग हैं, खास करके यंग लोग हैं जो किसी भी संस्था से जुड़े हैं, साइंस समिति से जुड़े हैं, आप लोग एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और ना सिर्फ आप अर्न कर सकते हैं, आप सर्व भी कर सकते हैं, है ना। स्वामी जी का भी कहना था कि सर्व ऑल लव ऑल। तो एक सर्विस का इससे बड़ा माध्यम नहीं हो सकता कि आप अपनी जीविका भी चला सकते हैं, आप पर्यावरण को भी बचा सकते हैं, और एक तरह से मनुष्य की
ह्यूमैनिटी की सर्विस भी कर सकते हैं। तो आप सभी से अपील है कि ये कर सकते हैं। अच्छा, मेरा ये मानना है कि ये चूंकि क्लाइमेट इतना बदल चुका है, और मैं पिछले पिछले साल जब विश्व यात्रा पे गया तो मैंने हर तरह के देश की विजिट की, नो, गरीब देश, अमीर देश, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, एडवांस कंट्रीज, बैकवर्ड, ऑल काइंड ऑफ कंट्रीज आई विजिटेड। और मुझे ये अनुभव हुआ कि ये जो काम है, ये क्लाइमेट चेंज को ठीक करने का, अनफॉर्चुनेटली ये सरकारों के बस की बात नहीं। कोई भी सरकार आती है बहुत लिमिटेड समय के लिए इलेक्शन होके आता है, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, और उस लिमिटेड समय में उनकी अपनी बाध्यता होती है, उनके अपने टारगेट्स होते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले भविष्य, बच्चों, पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहे, तो ये काम हमें अपने ही हाथों में लेना पड़ेगा। और भाग्य की बात यह है, फॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी इतनी फिजिबल हो गई है और इकोनॉमिकली इतनी वायबल हो गई कि हम सब लोग कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इसको, जो लोगों के मन में जो कंफ्यूजन रहता है सोलर एनर्जी के बारे में, उसको ठीक कर देता हूँ। लोगों को लगता है कि कीमत बहुत महंगी है, सोलर एनर्जी बहुत महंगा है। ये भी ठीक नहीं है। आज सोलर पैनल की कीमत जब एक्चुअली प्रोडक्शन चालू होता उस समय 7,000 रुपए प्रति वाट होता था। आज आप 20 से 25 रुपए प्रति वाट में सोलर पैनल खरीद सकते हैं। काफी सस्ता हो गया। मैंने सोलर एनर्जी में पीएचडी की है। हम सोच भी नहीं सकता था मैं अपने इसमें जब मैं पीएचडी कर रहा था कि सोलर पैनल की कीमत इतनी कम हो जाएगी। तो ये काफी सस्ता है। स्पेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ऐसा कई लोगों को लगता है कि ज्यादा लगती है, परंतु मैं आपको बता दूं कि करीब 1 किलोवाट स्पेस के लिए, 1 किलोवाट पैनल लगाने के लिए आपको मात्र 70 से 80 स्क्वायर फीट की स्पेस लगती है। और 2 किलोवाट, 3 किलोवाट किसी भी घर के लिए बहुत है। तो 200 स्क्वायर फीट मुंबई के झुग्गी झोपड़ी एरिया के छत पे भी होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी रह रहे होंगे, आपके पास इतनी जरूर स्पेस होगी कि आप अपनी 100% एनर्जी को खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। एफिशिएंसी लो है, ऐसा कई लोगों को लगता है। पहली बात तो एफिशिएंसी की, हम नॉर्मल जो लोग हैं डे टू डे लाइफ में, एफिशिएंसी का ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ता। हम एफिशिएंसी को लेके इसका डिसीजन नहीं लेते किसी भी चीज को खरीदने या बेचने का। परंतु फिर भी जो सोलर पैनल की एफिशिएंसी है, जो आइडियल एफिशिएंसी, उससे काफी करीब है। मतलब आइडियल एफिशिएंसी है जो 30% है, और लेबोरेटरी में सोलर सेल की एफिशिएंसी लोगों ने ऑलरेडी करीब 26% बता दी है, ऐसा डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है। वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सोलर पैनल में कुछ भी मूव नहीं होता। तो जैसे टेबल है घर में, उसका मेंटेनेंस कुछ नहीं है क्योंकि मूव नहीं होता, वैसे ही सोलर पैनल में कुछ भी हिलता डुलता नहीं है, इसलिए उसका कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है। मात्र उस पर डस्ट है जो जमता है, वो क्लीन करना पड़ता है। और सीजनल वेरिएशन होता है सोलर एनर्जी का, ये बात ठीक है, परंतु सीजनल वेरिएशन होता है तो एक अच्छी फैसिलिटी है कि हम, हमारा जो ग्रिड है, बिजली है, वो ग्रिड से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम वहाँ पे बिजली दे सकते हैं, वहां से ले सकते हैं। उसके कारण भी बैटरी की जरूरत नहीं। और कई सारे इंडस्ट्रीज हैं, कई सारे बड़े घर हैं, कई सारे शहर में इस चीज का लोग उपयोग भी कर रहे हैं। तो नंबर्स में देखें, सोलर पैनल की कीमत 20 से 25 रुपए पर वॉट हो गई है। बैटरी स्टोरेज 7 से 12 रुपए पर किलोवाट आवर हो गया है। स्पेस मात्र 1 किलोवाट में 70 से 80 स्क्वायर फीट ही लगता है। और जो कीमत है खास करके बिजली की, वो करीब 2.5 से 3.5 रुपए। जब आप ग्रिड को कनेक्ट करते हैं तो 2.5 से 3.5 रुपए। और जितने लोग घर में बिजली वापरते हैं, हमारा बिल करीब 5.5 से 6.5 रुपए प्रति यूनिट आता है। जो लोग इंडस्ट्री चलाते हैं उनका बिल 7, 8, 9 रुपए प्रति यूनिट आता है, तो काफी कम है। यदि आप एनर्जी को स्टोर भी करेंगे, मान लो बैटरी के साथ भी रहे, जो हमने एक स्कूल बनाया था एजुकेशन पार्क है, जो कि 14 एकड़ का कैंपस है, 100% वो पिछले 10 साल से सोलर एनर्जी पे चलता है। बिजली का कनेक्शन नहीं है, तो नहीं है तो हमें खुद स्टोर करना पड़ता है ना, रात के एप्लीकेशन के लिए जब सनलाइट नहीं हो तो बिजली, तो बैटरी की कीमत भी कम हो गई। और यदि हम स्टोर भी करें तो आज पूरी एनर्जी स्टोरेज मिला के करीब 5.5 से 8.5 रुपए पर यूनिट हो गई। और 100 यूनिट को इंस्टॉल करने के लिए आपको 1 किलोवाट यदि लगेगा, तो 1 किलोवाट इंस्टॉल करेंगे तो 100 यूनिट हो जाएगा। तो एक थंब रूल की तरह आप उपयोग कर सकते हैं। जितने लोग सुन रहे हैं, आपको यदि 200 यूनिट घर का बिल आता है तो आप 2 किलोवाट लगा लीजिए, 300 यूनिट आता है तो 3 किलोवाट लगा लीजिए। यदि आप अच्छे से सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो इससे ज्यादा ही बिजली प्रोड्यूस होती है। तो जो लोग इसको करना चाहते हैं, जो एनर्जी स्वराज फाउंडेशन में इसके बारे में बात करने वाला हूं, परंतु एक कैलकुलेटर हमने बनाया है। ये जो वेबसाइट मैंने बताई, यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। सोलर न्यूज एंड नॉलेज चैनल मैंने जिसकी बात की थी, यहाँ पर भी एक ट्रेनिंग वीडियो बनाया है सोलर के लिए। और आप खुद अपना
घर के लिए सोलर सिस्टम डिजाइन करना सीख सकते हैं। तो आप ये चैनल पे जाएंगे तो वहां पर भी आप जाके अपना ये डिजाइन करना खुद ही सीख सकते हैं, बहुत आसान है। तो एक काम और करना चाहिए, ये तो करना ही चाहिए, हमें सोलर पे जाना चाहिए, परंतु एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है और हम उसको पायनियर हो सकते हैं, हम उसमें एडवांस जा सकते हैं, आगे हो सकते हैं। पहले जब दुनिया में करंट की बात होती थी, जब इलेक्ट्रिसिटी आई थी, तो दो तरह की करंट थी, एसी पावर था और डीसी पावर था। एसी पावर क्या होता है, जो आज हम उपयोग करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, उसका फायदा होता है कि हम इसको कई सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं इजीली, बिना ज्यादा नुकसान के। इस समय उसमें जो एडिसन और टेस्ला नाम के दो साइंटिस्ट में कंपटीशन था, जो टेस्ला चाहते थे कि एसी पावर और एडिसन चाहते थे कि डीसी पावर हो, उस समय एसी पावर की जीत हुई। परंतु आज जब दुनिया बदल गई है, आज जब सोलर एनर्जी की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम हर व्यक्ति अपने घर में बना सकता है, तो हमें डीसी पावर का उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत एफिशिएंट होता है। जो काम हम एसी एनर्जी का उपयोग करके एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी उपयोग करते हैं, डीसी एनर्जी का उपयोग करके कम से कम 1/3 एनर्जी हम बचा सकते हैं। तो हमें एक और नियम का फॉलो करना चाहिए, जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपने घर में इसका उपयोग करना चाहते हैं, मैं उसको बोलता हूँ AMG नियम का फॉलो करना चाहिए। मैंने एक किताब भी लिखी है, एनर्जी स्वराज, उसमें यदि आप देखें तो ये इसके बारे में कहा गया है। तो क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले मतलब अवॉइड करना चाहिए यूज एनर्जी का। यदि हम अवॉइड करेंगे, जो स्वामी जी ने बताया भी था कि हमें सीलिंग होना चाहिए, तो हमें एनर्जी के उपयोग पर भी सीलिंग होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, कि आप रिच हैं कि नहीं है, आप उसको अफोर्ड कर सकते नहीं है, उसके बिना भी आप एनर्जी को अवॉइड करना चाहिए, भले ही वो सोलर एनर्जी क्यों ना। क्योंकि सोलर एनर्जी भी फ्री, कार्बन फ्री नहीं होती। सोलर एनर्जी पे पैनल भी प्रोडक्शन करना है, वायर को करना है, केबल को करना है, ट्रांसपोर्ट करके आपके घर तक पहुंचाना है, तो ये सब काम करना ही है। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? एनर्जी का यूज का अवॉइड करना चाहिए। और मैं मुंबई में हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ IIT का, परंतु फिर भी मेरे घर में एयर कंडीशनर नहीं है, रेफ्रिजरेटर नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, गीजर नहीं है, और अभी टीवी का उपयोग भी बंद कर दिया। नहीं, इसका मतलब ये नहीं पहले होता था, परंतु जब से इस बात की चेतना आई है, मुझे लगा है कि नहीं, ये हमें एनर्जी का उपयोग ही कम करना चाहिए, तो मैंने हमारे घर में ये सारी चीजों का उपयोग हटा ही दिया है, ये चीजें नहीं है। तो जो चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड करना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि अच्छा, बिना फ्रिज के कैसे रहते हैं? बहुत आसान काम है। भारत देश में अभी भी गांव में 70-80%, 90% घरों में फ्रिज नहीं होता, परंतु सबके घरों में गाय होती है ना, सबके घरों में भैंस होती है, तो दूध होता है, दूध होता है तो उसका ध्यान भी रखता है, और जो दूध का ध्यान रखता है वो बाकी सबका ध्यान हो सकता है। तो पहला काम होना चाहिए, अवॉइड करते, कम से कम आप 1/3 इलेक्ट्रिसिटी को अवॉइड करें, यूज ही ना करें। कपड़े बिना प्रेस के पहन सकते हैं, बिना फ्रिज के काम हो सकता है ना। ट्रेवलिंग हम देखें कैसे अवॉइड करें, नहीं करें तो साइकिल से करें। घर में कूलिंग की जरूरत ना पड़े, इसलिए विंडो प्रॉपर हो, कांच प्रॉपर हो, सनलाइट डायरेक्ट है उसकी व्यवस्था, कई सारे काम आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आप एक आधे घंटे के लिए सोचेंगे कि मैं अपने एनर्जी का उपयोग कैसे कम कर दूं, आपको बहुत सारे खुद ही इसके सॉल्यूशन मिलेंगे। पहला काम है अवॉइड करें। दूसरा काम क्या करें? M मतलब मिनिमाइज करें। मिनिमाइज करने का मतलब है कि आप का जो फंक्शन है, जैसे लाइट आपको चाहिए, तो यदि CFL जो पहले यूज करते थे उसके बजाय आप LED उपयोग करेंगे, तो आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट 1/3 हो जाएगी। जो आज के घर में AC पंखा है, उसकी जगह आप DC पंखे का उपयोग करेंगे, जो कि 25 वाट में चलता है। AC पंखा करीब 60, 70, 80 वाट में चलता है, DC पंखा मात्र 25 वाट में चलता है। तो आप DC पंखे में जाएंगे तो 1/3 एनर्जी कम हो गई। इसी तरह से आप टीवी ले लें, फ्रिज ले लें, एयर कंडीशनर ले लें, हर डिवाइस कम एनर्जी के उपयोग करने वाला लें। तो कम एनर्जी के उपयोग करने वाला लेंगे तो आपकी एनर्जी की जरूरत है 1/3 कम हो सकती है। तो 1/3 अवॉइड कर दी, 1/3 मिनिमाइज कर दी, तो फिर बचा क्या? 1/3। जो बाकी 1/3 बचा है उसको क्या कर सकते हैं? आप जनरेट करें। तो मान लो 1/3 ही जनरेट करना है, तो क्यों ना हम 100% सोलर पे जाएं, क्यों ना हम बिजली का कनेक्शन ही कटवा लें, क्यों ना हम खुद से आत्मनिर्भर बन जाए। और हम आत्मनिर्भर बन गए तो ये संदेश आप दे सकते हैं, साईं का संदेश है, सबका संदेश है। तो ये हम हमारे घर से चालू करें, और जो 1/3 हो जाएगी आपकी जरूरतें, तो आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप आज के समय में जो सोलर पैनल की और बैटरी की कीमत है, आपको जरा सा भी महंगा नहीं लगेगा।
तो इसको मैं AMG नियम बोलता हूँ, अवॉइड, मिनिमाइज एंड जनरेट। और यदि आपने AMG नियम का फॉलो नहीं किया तो मैं हमेशा कहता हूँ आपको OMG बोलना पड़ेगा, OMG, ओ माय गॉड, सोलर इतना महंगा है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, छत में जगह नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, सारे बहाने आ जाएंगे। तो ये जरूर करिए। तो कुल मिला के एक सिस्टमेटिक अप्रोच यदि हम लेके चलें तो एनर्जी में कंप्लीट आत्मनिर्भरता आ सकती है। और मैंने कहा कि ये सरकारों का काम नहीं है, तो किसका काम है? यूथ का काम है। बाल विकास से लोग जितने जुड़े उसको इसमें करें, उसके बारे में इसकी चेतना फैलाएं। जितने आपकी समितियां बनी उसमें इसको लेके जाएं। हर समिति में जो 5-10 क्रेजी लोग थोड़े से सोचते हो, चेतना रखते हो एनवायरमेंट के प्रति, वो आगे आके आए और अपने लीडर बने, अपने ग्रुप के लीडर बने, अपने गांव के लीडर बने, अपने सोसाइटी के लीडर बने, और फिर इसको स्प्रेड करना चालू करें। क्योंकि हमारे पास, पृथ्वी के पास 1.5 डिग्री को तापमान को बढ़ने से रोकने के लिए मात्र 10 से 15 साल का समय ही है, ज्यादा नहीं है। तो कई सारे एफिशिएंट अप्लायंसेस आ चुके हैं, जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल की फैन 16 इंच का फैन है, 15 वाट में ही चल सकता है। फ्रिज है, वो 20 वाट में चल सकता है। सीलिंग फैन है, 25 वाट में चल सकता है। टीवी है, बहुत कम पावर में चल सकता है। ऐसे सारे सॉल्यूशन उपलब्ध हैं। और यदि आप एनर्जी स्वराज के वेबसाइट पे जाएंगे, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो भी वहां पर जा सकते हैं, और ये सारे चीजों के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो मैं आपको इतना बात कहा कि लोकल होना चाहिए, लोकल सॉल्यूशन होना चाहिए, सरेंडर बिजली कनेक्शन कर देना चाहिए, हमारे ऑलरेडी सॉल्यूशन उपलब्ध है, ये मेरे PhD के बाद से जो मैंने काम किया है, फील्ड में काम किया है, लोगों के साथ मिलकर काम किया है, उसके अनुभव का निचोड़ है। ये जो एनर्जी स्वराज की कल्पना है, ये उसके अनुभव का निचोड़ है। अच्छा, फिर से ये कई सारे लोगों ने पहले कहा है, गांधी जी ने कहा, स्वामी जी ने कहा, सबने कहा कि हमें ये लोकल होना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री ने भी कहा, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें लोकल पर ओकल होना चाहिए, लोकल की बात करना चाहिए। तो मैंने मजाक मजाक में यही कहता हूँ कि चलो कोरोना वायरस को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना तो सिखा दिया कोरोना वायरस ने कि लोकल होना चाहिए। या तो अब हम स्वामी की बात समझ लें कि सीलिंग करें, हमारे डिजायर पे सीलिंग करें, या तो फिर एक और वायरस धरती पे आ जाए जो हमें दूसरा संदेश भी सिखा जाए कि नहीं, न सिर्फ लोकल होना चाहिए परंतु हमें हमारे संसाधनों के उपयोग में सीमित भी होना चाहिए। ऊपर वाले की तरह से समझ लें या वायरस से समझ लें, चॉइस आपके ऊपर है। तो ये जो काम किया था, ये हमने ट्रेनिंग की, हमने करीब 10,000 महिलाओं को ट्रेनिंग करके रोजगार दिया। और ये बाय लोकल फॉर लोकल वाला काम हमने कई सारे जगह किया। इसमें कई सारे असेंबली सेंटर खोले गए, महिलाओं को ट्रेन किया गया और सोलर लैंप बनाया गया। न सिर्फ महिलाओं को ट्रेनिंग करके सोलर लैंप बनाए, सोलर की फैक्ट्रियां भी लगी है। ये जो आप राइट कॉर्नर टॉप में इमेज देख रहे हैं, ये वो महिला हैं जिन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्री है जो डूंगरपुर में राजस्थान में सोलर पैनल बनाने की फैक्ट्री लगाई। और इसकी जो मालिक है, जो इसके वो महिलाएं खुद है, इसकी जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो एक 8वीं पास रुक्मणी देवी है। रुक्मणी देवी एक समय में नरेगा में मजदूरी करते थे, परंतु आज वो इस कंपनी के CEO बने हैं। तो ना सिर्फ उन्होंने अपना उद्धार किया, अपने महिलाओं का किया, परंतु सोलर एनर्जी सॉल्यूशन पहुंचा के देश में और पर्यावरण में विश्व के भी हेल्प किया है। हमने एक सोलर लैंप का प्रोग्राम किया था, जो बॉटम लेफ्ट हैंड पे इमेज है, कि उसमें करीब पिछले साल गांधी जयंती के दिन 9.25 लाख बच्चों को एक ही दिन 54 देशों में खुद का सोलर लैंप बनाने की ट्रेनिंग है। और ये प्रोग्राम कई जगह हुआ था। सत्य साई समिति ने भी कुछ स्कूलों में इसमें भाग लिया था। कहने का मतलब ये कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि हम बिजली कनेक्शन छोड़ सकते हैं, आप में से कई युवा एक व्यवसाय के रूप में इसको चालू कर सकते हैं, जो सेवा भी हो जाएगी। आज 100% संभव है, हमें किसी भी तरह की सहायता की इसकी जरूरत नहीं है। ये और कुछ उदाहरण है आपके कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, असेंबली यूनिट है। तो ये पिछले साल एक और काम हुआ, कई सारे अवार्ड मिले, परंतु एक जो अवार्ड मैं आपको बताना चाहूंगा कि IEEE का एक ग्लोबल कंपटीशन था। और कंपटीशन ये था कि एनर्जी का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, कैसा रूप होना चाहिए दुनिया में। और हमने जब ये बाय लोकल फॉर लोकल वाला फॉर्मूला प्रेजेंट किया और AMG वाला फॉर्मूला प्रेजेंट किया, तो कई सारे स्तर पे जब इसको विश्व में 459 देशों ने भाग लिया था, 59 टीमों ने भाग लिया था, अलग अलग कॉन्टिनेंट से, और करीब 5 अलग अलग लेयर पे कंपटीशन हुआ।
ये सारा क्लियर करके जो ग्लोबल ग्रैंड प्राइज है वो हमें मिला और करीब $100,000 का प्राइज मिला। और उसी $100,000 के प्राइज को मैंने डोनेट करके एक एनर्जी स्वराज फाउंडेशन बनाया। तो नाम जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि इसका पर्पस ही है कि विश्व में एनर्जी स्वराज की स्थापना करना, और एनर्जी स्वराज मतलब एनर्जी बाय लोकल फॉर लोकल। तो इसमें कई सारे काम आप कर सकते हैं। जो लोग यदि करना चाहते हैं, सोलर के शॉप्स खोल सकते हैं, सोलर के शोरूम खोल सकते हैं। एनर्जी स्वराज का जो फाउंडेशन का कई सारे प्लान है। हमें 1 बिलियन लोगों तक ये संदेश पहुंचाना है, अवेयरनेस लाना है, करीब 100 मिलियन लोगों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देना है, और करीब 1,10,00,000 लोगों के घर से बिजली का कनेक्शन कटाना है। और यदि आप लोग मध्य प्रदेश के लोग इसमें आगे आए, अग्रणी बने और पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बने तो बहुत अच्छी बात होगी। पहले 100 या 1000 घर ऐसे हो जो हम दिखाएं, ताकि हम आगे प्रधानमंत्री को भी बता सकें कि ये आज के तारीख में संभव है कि लोग अपने स्वयं से बिजली कनेक्शन सरेंडर करें और 100% सोलर पर जाए। तो आप शोरूम खोल सकते हैं एनर्जी के। ये शोरूम और ये सब चलाने के लिए जो सॉल्यूशन, जो प्रोडक्ट हैं, वो एनर्जी स्वराज के माध्यम से हम प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी स्वराज एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, परंतु हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों तक सोलर एनर्जी सॉल्यूशन कैसे पहुंचाएं, लोगों को उद्यमी कैसे बनाएं, उसमें कैसे हेल्प करें। एक उदाहरण दिया है मैंने यहाँ पर कि कोई बहुत ही छोटे से इन्वेस्टमेंट से एक एनर्जी का शॉप खोल सकता है ना। तो मान लो आपने 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको 70 अर्न प्रोडक्ट्स हम देंगे, एक ट्रेनिंग भी देंगे साथ में कि सोलर के शॉप को कैसे चलाना है, कुछ प्रोमोशनल मटेरियल भी देंगे। तो 30,000 का जो ये है, उसको यदि आप सेल करेंगे तो 6,700 का आप प्रॉफिट ले सकते हैं। 50,000 का यदि लेंगे तो आपको करीब 118 प्रोडक्ट मिलेंगे, और ज्यादा आप उसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। आप चाहें तो स्वराज के शोरूम खोल सकते हैं। शोरूम में करीब ये जो आपको यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, बाद में आपको मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा ताकि इसकी डिटेल मिले। नहीं तो ये energyswaraj.org वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर भी आपको डिटेल मिलेगी। तो ये 650 प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, करीब 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। अब और ये आप यदि एक बार इसका चर्निंग करेंगे, एक राउंड करेंगे, तो करीब 1,10,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो सकता है। कुल मिला के ये बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में भी आप सोलर से जुड़ सकते हैं और सोलर में अपना काम और व्यवसाय चालू करके सेवा कर सकते हैं। न सिर्फ इस तरह के घरों के प्रोडक्ट हैं, कई सारे दूसरे प्रोडक्ट हैं जो रोजगार पैदा करने वाले प्रोडक्ट हैं। अब कुकिंग के सॉल्यूशन है जो हम प्रोवाइड करते हैं। अभी उड़ीसा में एक आश्रम में करीब 250 से 300 लोगों को खाना बनाने का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक सोलर का चाय ठेला भी बना है, जिसमें कि करीब 250 से 300 200 से 250 कप रोज चाय बनती है। और जब ये 200-250 कप बनाते हैं और आप 2 रुपए भी एक कप पे आपने सेव किया, तो 500 रुपए का नेट आपका सेविंग रोज का हो सकता है। तो 500 दिनों में 6 महीने के अंदर इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न हो जाता है। और भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के मिलके, चाहे वो वाटर पंपिंग का सॉल्यूशन हो, चाहे आटा चक्की चलाने का सॉल्यूशन हो, चाहे ग्राइंडिंग मशीन चलाने का सॉल्यूशन, और भी जो लाइवलीहुड से रिलेटेड भी सॉल्यूशन है, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो एनर्जी स्वराज फाउंडेशन एक तरह से कैटलिस्ट का काम करना चाहता है, आपके चैनल का काम करना चाहता है, परंतु हम यही चाहते हैं कि लोकल व्यक्ति ही लोकल एनर्जी में सॉल्यूशन दे। सोलर चाय ठेला की कुछ डिटेल्स हैं, आप वहां वेबसाइट से ले सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे सोलर के सॉल्यूशन हैं। दूसरी ओर अब एक और हमने काम चालू किया है कि सोलर पैनल और जो प्लांट है, जो पौधा है, वो दोनों एक ही काम करते हैं। सोलर पैनल, चूंकि हम सोलर एनर्जी क्लीन एनर्जी है, तो उसको जो उसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी बचती है, हम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बचाते हैं। ठीक उसी तरह से प्लांट भी CO2 एमिशन को रिड्यूस करता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को सक करता है। तो कुल मिला के यदि एक दिशा में हम सोलर पैनल लगाते जाएं और दूसरी तरफ प्लांट नहीं लगाए या कट करते जाएं, तो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रहेगा। तो एनर्जी स्वराज फाउंडेशन ने एक और बहुत बड़ा प्रोग्राम चालू किया है कि क्यों ना हम सोलर पैनल के साथ में प्लांट भी लगाएं। और इसकी जो हमारा टारगेट है करीब 350 मिलियन, तो करीब 35 करोड़ पौधों का लगाने का टारगेट है, और ये टारगेट 2030 तक पूरा करना है। इसमें भी जितने भाई और बहन जुड़े हुए हैं वो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, और इसमें भी ना सिर्फ सेवा करें, अर्न भी करें और सर्विस भी करें।
तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, एक ऐसा हमने प्रोग्राम बनाया कि हर गांव में एक नर्सरी खोल रहे हैं। उस गांव में जो नर्सरी खोलेंगे तो हम उनको सोलर जो पौधे का सप्लाई आपके घर तक पहुंचाएंगे। वो पौधा हमें कितने में भी खरीदना पड़े, 15 रुपए में, 12 रुपए में, 20 रुपए में, हम जो गांव में जो पौधा है नर्सरी के माध्यम से मात्र 8 रुपए में जो लिस्ट है और 12 रुपए में प्रोवाइड करेंगे। आप में से कोई चाहे ये नर्सरी खोल सकता है। एक गांव में एक ही नर्सरी रहेगी जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन नर्सरी। तो डिफ्यूजन नर्सरी एक तरह से स्टॉक करके रखना है आपको, वो अपने घर में भी हो सकता है। 500 से 1000 पौधे रखने के लिए बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता नहीं होती। छोटा मोटा बगीचा उसमें है, छत पे है, वहां पर आप छोटा सा शेडो बना के उसमें पौधे रख सकते हैं। इसकी खासियत है कि यदि आप नर्सरी खोलते हैं तो प्रति पौधा जो आप प्रमोट करेंगे, सेल करेंगे आपके आसपास के एरिया में, तो एक पौधे के पीछे आपको 3 रुपए का हम सेवा का राशि भी देंगे। तो ना सिर्फ एक प्रकृति के लिए आप पर्यावरण बचा रहे हैं, ना आप पौधा बचा रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, परंतु साथ ही साथ में आपकी एक छोटा खर्चा भी इसमें से निकल सकता है। तो जो लोग भी इसमें जुड़ना चाहते हो हमारे वेबसाइट पे जाएं energyswaraj.org और वहां पर भी इसके बारे में जानकारी लें और अप्लाई करें कि आप अपने गांव में नर्सरी खोलना चाहते हैं। खास करके ये जो प्रोग्राम अभी है ये हमारा भी पहला साल है फाउंडेशन का, तो पहले साल ये प्रोग्राम हमने मध्य प्रदेश से ही चालू किया है। और मध्य प्रदेश में भी जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट है, खरगोन है, खंडवा है, हरदा है, होशंगाबाद है, इस आसपास के डिस्ट्रिक्ट में चालू किया। परंतु आप कहीं भी हो आप जरूर कांटेक्ट करें और इससे जुड़ सकते हैं। तो बहुत अच्छा सेवा करने का मौका है और बहुत ही अच्छा पर्यावरण को बचाने का भी मौका है। तो अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ये जो आपने देखा होगा एनर्जी स्वराज के माध्यम से हम सेवा का काम करना चाहते हैं, परंतु आप एक एंटरप्रेन्योर के रूप में इसको काम भी कर सकते हैं। तो दोनों ही काम कर सकते हैं। आप नर्सरी खोल सकते हैं। ऐसा हमारे 70,000 गांव में नर्सरी खोलने का टारगेट है। तो आप इसके साथ जुड़ के ये दोनों काम कर सकते हैं। तो अंत में मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, परंतु ये जरूर समराइज करना चाहता हूं कि हम तोते ना बने। हम सिर्फ ये ना कहें कि एनवायरनमेंट एक प्रॉब्लम है, हम सिर्फ ये ना कहें कि सस्टेनेबिलिटी ऐसा है, सस्टेनेबिलिटी का डेफिनेशन वैसा है, परंतु सस्टेनेबिलिटी को हमारे जीवन में ग्रहण करें। यदि नहीं करेंगे तो मैंने बताया आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे और उनके बच्चे बहुत सफर करने वाले हैं। तो नहीं किसी और के कारण से, तो सेल्फिश होके हमारे लिए काम करें, हमारे बच्चों के लिए काम करें और उनका भविष्य तकलीफ है ना वो करें। नहीं तो अभी जो हम देख ही रहे हैं, ठंड के समय ठंड नहीं है, गर्मी के समय गर्मी नहीं है, बारिश के समय बारिश नहीं है, आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है, बड़े तूफान आ रहे हैं तो सूखा पड़ रहा है, फ्लड हो रही है, ये और ज्यादा मात्रा में होगी। तो हमें अपने अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहिए, करना चाहिए। तो जैसे मैंने एक और बताया, 2 चीज बताई आपको कि यदि आपको विश्व को सुधारना है, अपने जीवन को और अपने बच्चों के जीवन को उज्जवल करना है, तो 2 नियम का जरूर पालन करें। अपने, जैसे स्वामी ने बताया कोड ऑफ कंडक्ट में, कि एनर्जी के उपयोग में जरूर सीलिंग करें। इस आप कितने भी निर्भर हो, कितने भी रिच पर्सन क्यों ना हो, यदि आपने उसमें लिमिट नहीं डाला तो दुनिया की कोई ताकत, आई कैन टेल यू विथ माई कन्विक्शन, दुनिया की कोई ताकत क्लाइमेट चेंज होने से नहीं बचा सकती और कोई दुनिया की कोई ताकत मनुष्य के एक्सटेंशन को नहीं बचा सकती। तो सीमित करना ही पड़ेगा, चाहे वो पानी का कंजम्पशन हो, खाने का कंजम्पशन हो, घर का कंजम्पशन हो, रहने का, हर चीज सीमित करना पड़ेगा। और वो अध्यात्म का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा गुण रहस्य होना चाहिए कि हम जितने लोग आप जुड़े हैं सत्य साई समिति से जुड़े, ये पहला नियम होना चाहिए। दूसरा नियम, हम लोकल चीजों का उपयोग करें और लोकल सामान का उपयोग करें, लोकल सब्जियों का उपयोग करें, लोकल खाने का उपयोग करें और सेम थिंग एनर्जी में अप्लाई करें, लोकल एनर्जी उपयोग, अपने छत की एनर्जी का उपयोग करें। और हम कहते हैं एनर्जी स्वराज में कि आप बिजली का कनेक्शन सरेंडर करें और सॉल्यूशन का हिस्सा बने, पॉल्यूशन का नहीं। तो भरत जी के माध्यम से आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि हर जिले से कम 10 घर ऐसे आगे आए, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूं, हर जिले से कम 10 घर ऐसे आगे आए जो अपने बिजली का कनेक्शन सरेंडर करना चाहते हैं। हम उसकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे और एक तरह से पूरे भारत देश के लिए उदाहरण आप बनेंगे और पूरे विश्व के लिए उदाहरण बनेंगे। तो यदि हर जिले से 10 लोग आगे आए तो मुझे बहुत खुशी होगी और ये वेबिनार का जो संदेश है वो गया, वो सफल होगा। आखिरी जो समरी मैंने बताई कि सिर्फ हमें पैनल नहीं लगाना है, पौधे भी लगाना है। पौधे लगाना बहुत ही आसान और सरल तरीका है क्लाइमेट को बचाने का।
और जैसे हम कपड़े पहनते हैं, धरती माँ के कपड़े पौधे हैं, 40% हमने पौधे काट दिए, मतलब 40% धरती माँ के कपड़े कम कर दिए। और जब कपड़े कम होते हैं तो शरीर को ज्यादा तकलीफ होती है, ज्यादा नुकसान होता है, यू नो, नमी कम रहती है, मिट्टी बह जाती है, यू नो, मिट्टी कमजोर हो जाती है, पानी अंदर नहीं जा पाता, कई सारे नुकसान होते हैं। तो ये 2-3 चीजों का आज जरूर आप इसके बारे में सोचें। आज सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करें और जरूर इसके बारे में सोचें कि क्या हो रहा है, हमने हमारा जीवन कितना बिगाड़ लिया, कहां तक पहुंच गए और हमारे आने वाले भविष्य का कितना नुकसान करेंगे। मैंने कभी पहले भी कहा था कि हम सब लोग चोर हो गए हैं, हमारा जीवन चोरी से चलता है, क्योंकि जो पानी हमारे हक का है वो तो ले चुके हैं, परंतु और गड्ढा करके ट्यूबवेल से 300 फीट से पानी निकाल लिया, 400 फीट से भी निकाल लिया, और पानी निकाल लिया वापस नहीं डाला, तो हम चोर हो गए। जो जंगल है जो हमारे हक का उपयोग करते हैं परंतु काट के और ज्यादा उपयोग कर लिया, तो हम चोर हो गए। नदियों का जो उपयोग करना चाहिए उसको पूरा पॉल्यूशन करके रख दिया, तो हम चोर हो गए। तो हमारा जो जीवन है, आज के जो लोग हैं 25 साल 30 साल 40 साल की उम्र रखते हैं, ये जीवन चोरी पे ही चल रहा है, उधारी पे चल रहा है, हमारे आने वाले पीढ़ियों से उधारी का जीवन चल रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के कि इसको हम समझें और हमारे जीवन में ये 2 नियम जरूर उतारें, लिमिट करने का, सीलिंग करने का और लोकल होने का। इसमें से आपने जीवन में ये नियम उतार लिए तो आपकी धरती में आप पे बड़ी कृपा होगी, आपकी इस विश्व पे कृपा होगी, पर्यावरण पे कृपा होगी, और सबसे बड़ी कृपा आपकी अपने बच्चों पर होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मैसेज है एकदम क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको इसके सॉल्यूशन भी बताए, सारे सॉल्यूशन अवेलेबल उपलब्ध हैं। तो बिना सोचे बिना देरी करें आप इस अभियान में जुड़ जाएं। साई समिति के माध्यम से करें, एनर्जी स्वराज के माध्यम से करें, जो भी माध्यम मिले उस माध्यम से करें, परंतु इसको बड़े से बड़े स्केल में करें और एक भारत में उदाहरण बन के उभरे। और मेरे ख्याल से इस जो मैंने आज कहा, इसको जो लोग अध्यात्म से जुड़े हैं, जो लोग स्वामी को मानते हैं, जो लोग श्री श्री को मानते हैं, ऐसे लोग ही इसको पहले समझ के अपने जीवन में अपना सकते हैं। जो एक आम आदमी जो इससे नहीं जुड़ा, मेरे ख्याल से उसके लिए ये समझना मुश्किल होगा, उसके लिए सीलिंग लगाना मुश्किल होगा, उसके लिए लोकल पे जोर देना और अपने आप को उसके लिए कंट्रोल करके वहां पर ढालना मुश्किल होगा। तो यदि हम और आप जैसे लोग इसको नहीं करेंगे तो और भारत में, दुनिया में किससे ये इच्छा की जा सकती है, आशा की जा सकती है। तो ये कहते हुए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। और यदि आपके कोई भी प्रश्न हो तो जरूर बताइए। जग्गी, यदि तुम पढ़ सकते हो या भैया आप यदि कोई प्रश्न पढ़ सकते हैं तो प्रश्न मुझे बताएं और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं उसका जवाब दे सकूं। ओम श्री साई राम। सोलंकी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने विस्तृत विषय को बड़े ही संक्षिप्त एवं सरल तरीके से हम सबको बताया, समझाया। हम सब इसके आभारी हैं। सबकी बहुत सी जिज्ञासा है, पर मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस लिए हैं जिससे सबकी जिज्ञासाएं शांत हो और हम इस दिशा में आगे बढ़ जाएं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं भैया। जरूर। साई राम जी, साई राम। एक ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में एक हमारी दीदी ने क्वेश्चन पूछा है। श्रीमती अरुणा गोत्री पूछ रही हैं कि डॉक्टर HM हेगड़े जी कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल कूलिंग है। इस पर प्रकाश थोड़ा डालें आप। ग्लोबल वार्मिंग को उन्होंने नकारा है और ग्लोबल कूलिंग को वो बता रही हैं, क्या ऐसा कुछ है क्या? हेगड़े जी ने बताया है तो। अच्छा, तो जिन्होंने भी प्रश्न किया है वो खुद ही अनुभव करें, हमें वैज्ञानिकों को सुनने की जरूरत ही नहीं है। हमारे जीवन में आसपास देखिए क्या हो रहा है, जो समर में जो टेम्परेचर जाता था उसको देखिए क्या हो रहा है, तो आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा कि वार्मिंग है या कूलिंग है। तो किसी ने क्या कहा उसकी बात में जाने की जरूरत नहीं, हमारे रोजमर्रा के जीवन के अनुभव को देखें और आप खुद इसका निर्णय लें कि वार्मिंग हो रहा है या कूलिंग हो रहा है। बहुत बढ़िया, तो जो धन्यवाद भैया। टेम्परेचर मेजर किए हैं, आप देखेंगे यदि टेम्परेचर के दृष्टि से जाएं, जो पिछले हजारों वर्षों से जो पृथ्वी का टेम्परेचर मेजर किया उसमें एकदम क्लियर है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, पोलर आइस गायब होने वाली है। इंडोनेशिया का जो शहर है जकार्ता, जो उसकी कैपिटल है, वो समुद्र किनारे बसा हुआ है। पानी लेवल बढ़ने के कारण इंडोनेशिया की सरकार ने $300 बिलियन का अनुदान किया है ताकि वो अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर सके।
तो इसके लिए किसी साइंटिस्ट को समझने या जानने की जरूरत नहीं, आपके अनुभव से निर्धारित करें कि क्या हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सोलंकी जी। हमारा दूसरा प्रश्न है, श्री कश्यप गांधी जी पूछ रहे हैं कि पैनल पर जो धूल जम जाती है उसे से कैसा निजात पाएं। वो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है उनको, तो इसके लिए कुछ उपाय है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके डाइनिंग टेबल पे धूल जमती है, उससे कैसे निजात पाते हैं? ठीक उसी तरह से करना है। यदि बिजली आपके जीवन का हिस्सा है, यदि एनर्जी आपके जीवन का हिस्सा है, यदि बिना एनर्जी के आपका पंखा टीवी नहीं चल सकता, बिना खाने के आपका जीवन नहीं चलता, तो आप खाना पकाते हैं। बिना यदि धूल साफ करे आपका पैनल नहीं चलेगा, तो आपको पैनल साफ करना पड़ेगा। उतना ही सिंपल काम है। मुझे ये कभी समझ में नहीं आता कि कार को साफ करने में कोई कंप्लेन नहीं करता कि मुझे रोज कार साफ करना पड़ती है, हफ्ते में एक बार, मैं कार नहीं खरीदूंगा। क्या हमने कभी ऐसा सुना है किसी को कहते हुए कि मैं कार नहीं खरीदूंगा क्योंकि मुझे साफ करना पड़ती है? नहीं ना। पैनल हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे जीवन को चलाने के लिए एनर्जी देता है, तो अब उसकी डस्ट साफ कर दीजिए। और सबसे बढ़िया जो साफ करने का तरीका है, वो जो झाड़ू पोछा वाली टेक्नोलॉजी है, पानी डालो, कपड़ा लगाओ, साफ हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब कुछ कॉमन क्वेश्चन में है कि घरों में सोलर पैनल कम से कम कितने वाट के कनेक्शन में हमें बचत होगा? ये एक्चुअली आपके घर की बिजली की जरूरत कितनी है? यदि आपने एएमजी नियम का पालन नहीं करते तो आपको बहुत ज्यादा बिजली होगी। मेरे घर के बताता हूँ, मेरे घर में मात्र ये सब करने के बाद 60 से 70 यूनिट ही बिजली की जरूरत होती है। और 60 से 70 यूनिट, मैंने आपको एक थंब रूल बताया, 1 किलोवाट पैनल लगेगा तो 100 से 110 यूनिट बिजली आप पैदा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप खुद अंदाज लगा लेंगे, आपके घर के बिजली का बिल देखेंगे तो उसमें यूनिट लिखा रहेगा, 150 यूनिट है, 200 यूनिट है, 300 यूनिट है। आप बहुत बर्बाद करते होंगे तो 400-500 यूनिट भी आता होगा। तो जितने 100 यूनिट बिजली, किलोवाट आपके पैनल लगेगी। धन्यवाद भैया। भैया अब थोड़ा हमारा किसान भाइयों के लिए पूछना चाहूंगा कि जो उनका पंप, मोटर पंप रहता है, कुछ 5 हार्स पावर का, 2 हार्स पावर का, तो सोलर पंप के लिए जिज्ञासा आई है कि ये किस तरह लाभप्रद रहेंगे और कुछ सब्सिडी के लिए हमें कहाँ से जानकारी मिल सकती है? ऐसा कुछ केंद्र है क्या, तो जिनकी जानकारी आप दे सकते हैं भैया, बताएं। तो सोलर पंप सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि यदि हम क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, यदि हमारे फ्यूचर को सच में हम सुरक्षित करना चाहते हैं, तो सब्सिडी या गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये दोनों का उपयोग बंद कर देना चाहिए। चाहे वो भारत की सरकार हो या जर्मनी की सरकार हो या स्पेन की हो, अमेरिका की हो, किसी भी सरकार के पास कभी भी इतना फंड नहीं हो सकता कि वो बड़े मात्रा में सोलर पैनल का उपयोग करने के लिए लोगों को सब्सिडी दे। हाँ, कुछ लोगों को जरूर दे सकती है, परंतु कुछ लोगों से ये क्लाइमेट चेंज बढ़ने से रुकने वाला ही नहीं है। कुछ ही लोगों को यदि हम करते रहें तो पृथ्वी पे तापमान 4 से 5 डिग्री पे जाने ही वाला है सदी के अंत तक। कुछ ही लोग यदि इसको उपयोग करते रहें तो ये जो हमारा टारगेट है कि 2050 तक कार्बन फ्री हो जाए, ये नहीं होने वाला। तो मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि सब्सिडी के चक्कर में ना पड़े। सब्सिडी बहुत ही कम लोगों को मिल पाती है, बहुत ही समय के लगता है उसको मिलने में। और हम जो एक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है, ये विश्व लेवल पे जागरूकता की जरूरत है। ये जागरूकता कभी नहीं ला पाएंगे, और कभी नहीं ला पाएंगे तो जो बदलाव की आशा में, जैसे मैंने बताया, हमारे पास सिर्फ 10-12-15 साल है इसको करेक्ट करने के, सिर्फ 10-12-15 साल। और आप देखिए 10-12-15 साल कुछ भी नहीं होते, तो बहुत बड़े मात्रा में कोई भी सरकार की पॉलिसी या सरकार की सब्सिडी कभी भी मदद नहीं कर सकती। तो जो छोटी सब्सिडी मिलती है उसके साधन उपलब्ध हैं, आप सरकार के वेबसाइट पे जाएंगे। परंतु मेरा आपसे निवेदन यही रहेगा कि आप ऐसा ना करें और आप खुद के सुविधा करें। अच्छा, सोलर पैनल इतना सस्ता हो गया, सरकार के जो रेट्स होते हैं हमेशा 1-2 साल पुराने होते हैं। आज जो टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है 1-2 साल एडवांस की है और सस्ती भी होती है। तो कल ही मुझे एक वेबिनार में किसी ने प्रश्न किया था कि वो सब्सिडी और ये नॉर्मल जो बाजार के रेट है लगभग बराबर पड़ जाते हैं। क्यों बराबर पड़ जाते हैं? क्योंकि सोलर पैनल ही इतना सस्ता हो गया कि आपको बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और यदि आप बाहर से खरीदने में महंगा लगता है तो मैं आपको गारंटी करता हूँ, आप एनर्जी स्वराज से यदि लेंगे, चूंकि हमारा काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमारा काम है लोगों की सेवा करना और सोलर का प्रमोशन करना। आप यहाँ से लेंगे तो जरूर आपको बहुत ही किफायती मिल जाएगा। धन्यवाद भैया। भैया जैसे आप
बता रहे हैं कि आपके यहाँ फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है और वॉशिंग मशीन नहीं है, तो ऐसा कुछ अचरज सा लगता है, पर बड़ा हमें हर्ष हो रहा है कि हमारे साथ ऐसे कुछ भाई लोग हैं जो आपकी इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, ऑलरेडी ये चीज कर रहे हैं। बैंगलोर से चंदन प्रवीण जी हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उनके घर भी फ्रिज का वो नहीं है और वो इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहन देते हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ सर, और एक खुशी की बात है कि ये हमारे संगठन के बाल विकास के छात्र रहे हैं, तो ये हम सबके लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। इसी प्रकार श्री सन कुमार भी कह रहे हैं कि वो फ्रिज और उसका उपयोग वॉशिंग मशीन का नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हमारे बीच ही ऐसे लोग हैं जो इस चीज को कर सकते हैं। आप दोनों का चंदन जी और जो दूसरा नाम बता, आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन। कुमार और ये इतना आसान काम है, मतलब हमारे घर एक फ्रिज नहीं, ये नहीं है, तो हमें कभी अभी पता भी नहीं, उसकी आवश्यकता महसूस भी नहीं होती। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि बिना फ्रिज के कैसे रह सकते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ कि 20-25 साल पहले आप भी ऐसे ही रहते थे, आपके घर भी ऐसे ही रहते थे, तो अभी अभी हम लोग बिगड़े हैं, अभी अभी ये सब इतना बड़ा नुकसान करना चालू किया। और अभी अभी यदि मैं इसको यदि कह सकूं तो ये क्राइम करना अभी अभी चालू किया हमने 20-25 साल पहले, कि इतनी बड़ी मात्रा में एनर्जी का उपयोग करें कि हमारी धरती माँ का ही नुकसान कर दें, हमारे पानी, हमारी जंगल, हमारी नदी का ही नुकसान कर दें। मतलब ये मनुष्य की मूर्खता हो सकती है, इसको सिर्फ मूर्खता कह सकते हैं, कि जो हमारे जीवन का आधार है, पानी है, जमीन है, जंगल है, नदी है, मिट्टी है, ये हमारे जीवन का आधार है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। परंतु इन्हीं चीजों के हम 12 बजाने पे तुले, तो जो हम जीवन जीते हैं, जो एनर्जी का उपयोग करते हैं, जिसके कारण पॉल्यूशन होता है, जिसके कारण मास प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन के कारण नदियों में इतना रासायनिक पानी जाता है, हम ही तो जिम्मेदार हैं। तो ये तो क्राइम है एक तरह से देखा जाए तो। अच्छा, हमारे खुद के प्रति क्राइम है, तो ये इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती कि वो जो शेख चिल्ली की कहानी है कि जिस पेड़ के जिस ब्रांच पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। और मनुष्य की गतिविधियां आजकल वही है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस जलवायु में हमारे सांस लेते हैं, जिस जलवायु से पानी पीते हैं, जिस जमीन से मिट्टी से खाना उगाते हैं, उन सभी के 12 बजा रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमारी आंखें खुलेगी और हमारे आने वाले बच्चों के साथ चोरी और बदमाशी और हम क्राइम नहीं करेंगे, उनका जीवन सुरक्षित रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अगला प्रश्न है, सोमी साहब पूछ रहे हैं कि सोलर पीवी का डिस्पोजल कैसा करें, या उसका कोई प्रोसीजर है, तो ये समस्या तो ना खड़ा करे, ऐसा पूछ रहे हैं, अभी प्रश्न आया है। उन्होंने पूछा ये है सोमी साहा। सोनी शाह जी से मैं पूछूंगा काउंटर क्वेश्चन करके कि अच्छा, आपके फोन में आपका फोन का डिस्पोजल कैसे करेंगे, आपने कंक्रीट का घर बनाया उसका डिस्पोजल कैसे करेंगे, आपने टू व्हीलर चलाया होगा, कार, उसका डिस्पोजल कैसे करेंगे, टाइल्स लगाया होगा उसका डिस्पोजल कैसे करेंगे, कुछ पता नहीं। तो ये मनुष्य के दूसरा, दो बोलते ना हिंदी में, दोगलापन है। कम से कम अध्यात्म से जुड़े लोग कम से कम ऐसा काम न करें। जब हम हमारे जीवन में जो रिसाइकलिंग के बारे में सोचते नहीं, तो सोलर पीवी के बारे में रिसाइकलिंग के सोचना एक दोगलापन की निशानी है। परंतु मैं आपको उत्तर देता हूं, ये सोलर पैनल जो मटेरियल बनता है, सिलिकॉन है, उसमें ग्लास है, एल्यूमिनियम फ्रेम है, ये सारे नॉन टॉक्सिक मटेरियल है। नॉन टॉक्सिक इसलिए पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है, परंतु फिर भी इसकी रिसाइकलिंग पे बहुत बड़े काम हुए हैं। और चूंकि एक सोलर पैनल का जो लाइफ होता है वो 25 से 30 साल होता है और उसको 40 साल तक भी उपयोग कर सकते हैं। और चूंकि सोलर पैनल का प्रोडक्शन 30, 40, 45 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, तो इतनी बड़ी मात्रा में पैनल नहीं है जिसको हम रिसाइकिल कर सकें, जरूर रिसाइकलिंग करने की जरूरत हो। परंतु जैसे ही ज्यादा मात्रा में पैनल आएंगे, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि रिसाइकलिंग जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उससे ही काम हो जाएगा। परंतु जिन्होंने प्रश्न किया है उनके बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सब लोग हमारे आसपास की रोजमर्रा की हर चीज के बारे में सोचे कि रिसाइकलिंग कैसे होगा। आपने टूथपेस्ट यूज कर लिया, उसका जो पाउच है वो फेंक दिया, जो कोलगेट या जो भी हो, उसका रिसाइकलिंग कैसे होता है, आपने कभी जीवन में सोचा? आज से सोचना चालू करना कैसे होता है ना। आपके कार का रिसाइकलिंग कैसे होता है, टायर का रिसाइकलिंग कैसे होता है, ये जरूर सोचें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत तेजी से हमें हमारे जीवन में बदलाव की जरूरत है। धन्यवाद भैया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पीके सोनी भोपाल से हैं और ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल है। उनका कॉलेज भी रूफटॉप का पूरा सोलर पैनल लगे हुए हैं, और क्योंकि ये कॉलेज है या इंस्टीट्यूशनल काम है, उसमें अभी हुआ है, इसको
तो ये कुछ पूछ रहे हैं, क्वेश्चन इनका है कि सर कैन यू प्रोवाइड एनी प्लेटफॉर्म थ्रू एनर्जी स्वराज फॉर बाइंग इक्विपमेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम विथ जेन्युइन थिंग्स एंड रीजनेबल रेट। एब्सोल्युटली हम ये करते ही हैं। एनर्जी स्वराज के 5 फॉर्मूले हैं प्राइस कम करने के लिए। हम लोग डिमांड एग्रीगेट करते हैं, वेंडर्स को एडवांस पेमेंट करते हैं, काफी निगोशिएट करते हैं, एफिशिएंट प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो आप energyswaraj.org पे जाएंगे तो कई सारे प्रोडक्ट्स और उसके सॉल्यूशन वहां पर उपलब्ध हैं, आप वहां से ले सकते हैं। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि अच्छे से अच्छे क्वालिटी का और कम से कम कीमत में लोगों को ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। तो हमारा पर्पस यही कि एक अनबीटेबल प्राइस, जो सॉल्यूशन हम देते हैं वो उस रेट पे और उस क्वालिटी का और कोई ना दे, शायद दे और कोई ना भी दे पाएगा। ना सिर्फ ये, मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि जितने युवा इसको देख रहे हैं ये उद्यमी बन सकते हैं, अपना सोलर में एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, और वो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एनर्जी स्वराज हेल्प करेगा उनको, क्योंकि हमारा काम है बाय लोकल फॉर लोकल। तो लोकल लोगों को हम एक बिजनेस के रूप में अवसर दे सकते हैं। उसका भी आप हमारे एनर्जी स्वराज वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पर आप ये जो मैंने बताया था शोरूम कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, उसके लिए अप्लाई करेंगे। हमारी टीम आपसे जरूर कांटेक्ट करेगी और जो भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा सोलर एनर्जी को प्रमोट करने में, हमें बहुत खुशी होगी उसको मदद करने की। धन्यवाद भैया। अगला प्रश्न है श्री रामाराव जी भिलाई से हैं, ये छत्तीसगढ़ प्रांत के उप प्रांताध्यक्ष जी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के डीन हैं। ये पूछ रहे हैं कि किस प्रकार की सोलर बैटरी उपयोग में लानी चाहिए सोलर एनर्जी के लिए, ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन है सर, वो बताएं। सबसे पहले मैं, चूंकि इसके पहले भी जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जुड़े थे, मेरा कल ही सोशल मीडिया पे डाला था कि एनर्जी स्वराज एक एनर्जी लिटरेसी ड्राइव कर रहा है। एनर्जी लिटरेसी ड्राइव कि यदि हमें वातावरण परिवर्तन को बचाना है जो कि एनर्जी के कारण हो रहा है, तो हमें एनर्जी की साक्षरता बढ़ानी पड़ेगी। तो एनर्जी की साक्षरता बढ़ाने के लिए हमने एक वीडियो कोर्स डिजाइन किया है कि आप सब लोग, आपके छात्र हैं, खास करके पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और जो भी उद्यमी बनना चाहते हैं, सब लोग अपना घर का सोलर सिस्टम डिजाइन करना खुद ही सीख सकते हैं। तो ये एनर्जी लिटरेसी ड्राइव है, इसमें हमने ऑर्गेनाइजेशंस को पार्टनर करके बुलाया है, वो चाहे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, एकेडमिक हो, ये हमारी वेबसाइट पे जाके पार्टनर बन सकते हैं। तो आप एक तरह से हमारे एनर्जी लिटरेसी ड्राइव में पार्टनर बनेंगे। यदि बच्चे ये कोर्स करते हैं, आप पार्टनर बनेंगे तो एक लिंक क्रिएट होगी, वो लिंक आप अपने बच्चों के साथ शेयर करिए और भी अपने समाज में शेयर करिए। और वहां पे जब वो कोर्स को देखेंगे वीडियो को और एग्जाम होगी, वो एग्जाम लिखेंगे और यदि वो ऑनलाइन पेज है, ऑनलाइन पेज यदि पास किया 60% मार्क्स से, तो उनको एक सर्टिफिकेट जारी होगा जिसमें आपकी संस्था का भी लोगो जाएगा। तो एक तरह से पार्टनरशिप मिलके हम लोग एनर्जी ड्राइव कर सकते हैं और आप जरूर इससे जुड़े। जो लोग कमर्शियल हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, वो लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं। तो जो आपका प्रश्न था किस तरह की बैटरी का उपयोग करना चाहिए, जो हम खास करके घर के लिए उपयोग करेंगे, जो बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज की आवश्यकता होती है, वहां पर हम लेड एसिड बैटरी का ही उपयोग करें। उसकी रीसेल वैल्यू काफी अच्छी होती है। आजकल लेड एसिड बैटरी का जो लाइफ है 5 साल 6 साल आराम से हो जाता है। परंतु जो छोटे उपयोग हैं, टार्च हैं और इस तरह के जो पोर्टेबल हैं, उसमें हम लिथियम आयन बैटरी का उपयोग कर सकते हैं। तो ये 2 तरह के बैटरी हैं जो अभी उपलब्ध हैं और सोलर प्रोडक्ट के साथ उपयोग कर सकते हैं। जी धन्यवाद। भी एक थोड़ा सामाजिक है, हमारे संगठन के संबंध में है कि हमारे ग्रामीण युवाओं के लिए इस क्षेत्र में हम उनको कैसे जोड़ें ताकि उनका पलायन बड़े शहरों में न हो। तो हम ही कहते हैं कि ग्राम सेवा ही राम सेवा है, पर ऐसी सेवा हो कि ग्रामीण लोगों का पलायन बड़े शहरों में न हो, ग्राम में रह के उनका उत्थान, उनका विकास कैसा हो। तो इसके लिए एनर्जी स्वराज के साथ श्री सत्य साई सेवा संगठन जुड़कर कैसा क्या कार्य कर सकते हैं, इसके लिए कुछ योजना बन सकती है। जरूर, धन्यवाद आपने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि भारत गांव में रहता है और गांव में यदि हम अच्छे सुविधा प्रोवाइड कर दें, इकोनॉमिक ग्रोथ के अपॉर्चुनिटी देंगे तो जरूर रुकेंगे। मैंने आपको 2 चीजें मेरे प्रेजेंटेशन में बताई जो गांव में युवा कर सकता है। एक तो एक गांव से हम एक युवा का चयन कर रहे हैं जो नर्सरी उस गांव में चला सकता है, और नर्सरी चलाएगा तो वो प्रमोशन करेगा और उसको हर प्लांट जो वो सेल करेगा उसके प्रति 3 रुपए का सेवा राशि भी दी जाएगी। तो बहुत ज्यादा कमाई तो नहीं, पर रीजनेबल कमाई कर सकते हैं वो अपने क्षेत्र में। तो जो भी नर्सरी खोलना चाहते हैं जरूर करें। नर्सरी भी में प्लांट सिर्फ 8 रुपए में उसको सेल करना है, तो बहुत ही कम कीमत में बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लांट रहेगा, तो बहुत ज्यादा उनको दिक्कत नहीं आने वाली सेल करने में। तो वो काम कर सकते हैं। सोलर में उद्यमी बन सकते हैं, सोलर के टॉयज हो सकते हैं।
हमारे आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे सोलर का हमने दिया बनाया है। इस बार दीपावली पे बड़े मात्रा में हम उसको करेंगे। कई सारे लोग चाहते हैं चाइना से सामान नहीं लेके आए, वेरी गुड। हमने हमारा खुद ही दिया बनाया है सोलर का, और दीपावली के समय आपको ऑयल भी जलाने की जरूरत नहीं, आप दिया रहेगा वो सोलर से चलेगा, खुद से बंद हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं जो खिलौने के रूप में आप उसको कर सकते हैं प्रचार प्रसार, जो 100 रुपए में, 125 रुपए में, 80 रुपए में मिल जाएगा, और सोलर से संबंधित टॉर्च और ये सब मिल जाएंगे। आज भारत में सभी दूर बिजली का कनेक्शन है, परंतु फिर भी बिजली का कटिंग होता ही है। सोलर अभी भी अल्टरनेटिव हो सकता है। और जो हमारा संदेश है कि बिजली कनेक्शन कटाएं, उसके लिए भी सोलर सॉल्यूशन किसी को तो वहां पे लगाना पड़ेगा, सर्विस देना पड़ेगी, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। ये जो गांव के युवा लोग हैं इसको ट्रेनिंग ले सकते हैं। जो मैंने कोर्स की बात की ऑनलाइन, ये कोर्स बाय द वे हिंदी में भी है। आपको अंग्रेजी नहीं आती कोई बात नहीं, कोर्स हिंदी में भी बनाया गया है, तो आप लोग हिंदी में भी कर सकते हैं। तो ये सोलर न्यूज एंड नॉलेज चैनल पे जाएं या एनर्जी स्वराज की वेबसाइट पे जाएं, वहां से आप ये कोर्स पर जाके कर सकते हैं। साथ में जो मटेरियल की आवश्यकता वो एनर्जी स्वराज से देंगे, ये सब करेंगे। धर्मेंद्र भाई, इसके पहले कि आप आगे प्रश्न करें, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो मैंने आपसे एक सत्य साई समिति जो लोग सुन रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट किया है कि हर जिले से मुझे 10 घर चाहिए जो बिजली का कनेक्शन सरेंडर करेंगे और आगे आएंगे। ऐसे कोई लोग हैं जिन्होंने हाथ ऊंचा किया कि मैं आपके साथ करने वाला हूँ? साईं का ही काम है, उन्होंने 93 में बोला था कि हमें सोलर का प्रमोशन करना चाहिए। ऐसे कोई आगे आए हैं? भैया उसी दिशा में अभी अपन आज की वेबिनार रखिए, आप प्रयास कर रहे हैं, पहले एक बार विश्वास हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे भैया, ये हम पे सबको विश्वास है। अभी ऐसी चैटिंग में तो कोई ऐसा जिज्ञासा ना आ पाई, पर तो ये निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। आपको काम सौंपता हूँ कि आप मुझे महीने में 2 महीने में हर जिले से 10-10 लोगों की लिस्ट जरूर दें वो, और मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा उदाहरण बनेंगे। ये सिर्फ प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश और विश्व के लिए उदाहरण बनेंगे कि कैसे रिवर्स में जाने की जरूरत है। अभी इस दिशा में हम आगे आगे बहुत हो गए, हमें एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग सभी प्रश्न हो गए हैं, जिनकी जिज्ञासा शांत हो गई है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रांत हमारे यहाँ पर एक और कुछ नोट, सारे प्रश्नों में आशीष, यहाँ पे एक आशीष ने कुछ प्रश्न नोट किए थे, वो भी बताएंगे यदि प्लीज। कई सारे, एक प्रश्न था कि सोलर पैनल क्या हम पेट्रोल पंप में लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को कैसे रिचार्ज करेंगे? तो ये काफी इमर्जिंग विषय है, क्योंकि जब अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को पुश कर रही सरकार, तो उसका चार्जिंग कहाँ होगा? सोलर की खासियत है कि आप कहीं भी कर सकते हैं। तो ये भी चिकन एंड एग प्रॉब्लम है, पहले बहुत ज्यादा चार्जिंग स्टेशन खुलें कि पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। तो ये इवॉल्व हो रहा है। मेरे ख्याल से आने वाले कुछ सालों में ये एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो स्ट्रक्चर रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, वो कैसे रहेगा। आज जब मैं देखता हूँ पेट्रोल पंप पे, खास करके मैंने देखा है कि पेट्रोल पंप को अपना बैकअप पावर रखना पड़ता है, क्योंकि पावर कट होता रहता है और ये एकदम सिटी में नहीं होते। तो जब बैकअप पावर रखते हैं तो इनके पास ऑलरेडी बैटरी है, इन्वर्टर है, और सोलर पैनल इतना सस्ता हो गया है कि हर पेट्रोल पंप देश में बिना किसी और एक्सपेंडिचर के, छोटे से एक्सपेंडिचर के 100% सोलर पे जा सकते हैं, और हर पेट्रोल पंप कर सकता है। तो जरूर करें। उम्मीद है कि आपको एक क्लैरिटी आई होगी कि क्या बात है। ठीक है भैया। हाँ चेतन, आई हैव फ्यू थिंग टू शेयर। सबसे पहले तो मैं कुछ स्टेट के नाम बोलना भूल गया था। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ से भी रिप्रेजेंटेशन हुआ है। उन्होंने चैट बॉक्स में डाला है कि सर वी आर आल्सो देयर, तो आई थैंक देम आल्सो। और चेतन, आपने जो 3 बातें खास तौर पे आज रखी, AMG टू अवॉइड OMG, अवॉइड, A फॉर अवॉइड, M फॉर मिनिमाइज एंड G फॉर जनरेट। तो मैं निश्चित रूप से सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस दिशा में पूरा प्रयास करूंगा। हमारी बाल विकास के प्रमुख भी जो गुरु हैं और जोनल कोऑर्डिनेटर्स और कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो भी इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। 20,000 से ज्यादा बाल विकास के बच्चे संगठन में हैं, और इतनी ही संख्या में पूर्व छात्र भी शायद इससे ज्यादा ही मध्य प्रदेश में होंगे। ये बाल विकास गुरुओं के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम इसको एक विषय के रूप में लेंगे, और हम बच्चों को जरूर कोशिश करेंगे कि वो कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। यदि अननेसेसरी घर में इलेक्ट्रिसिटी जला रहे हैं तो कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं,
उसको बंद करने का बस इतना ही काम कभी हर बच्चा कर ले और साल भर में एक-एक बच्चे ने 50 यूनिट भी बचाई, तो उसकी संख्या शायद लाखों में पहुँच जाएगी यूनिट की और ये देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। हम इस दिशा में ज़रूर करेंगे। रहा सवाल जनरेट का, तो निश्चित रूप से अब ये बहुत नया विषय है सत्य साई संगठन के लोगों के लिए और इसीलिए कुछ दिनों पूर्व पर्यावरण दिवस पर आपके माध्यम से एक फ़िल्म छोटी-सी बनाई थी आपने केशव सेवा धाम की, जो लोगों को जब बताई तो पहली बार उन्हें भी एहसास हुआ कि ऐसा इतना बड़ा आश्रम भी कोई रिन्यूएबल एनर्जी पर चल सकता है। और उन्होंने देखा कि कैसे सोलर एनर्जी, कैसे बायोगैस प्लांट काम कर रहे हैं, कैसे वाटर रिचार्जिंग के माध्यम से पानी का भूजल स्तर हमने बढ़ाया है। और निश्चित रूप से चेतन जी आपका भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग केशवधाम को डेवलप करने में रहा है। तो मैं सभी इस वेबिनार के साथियों को कहना चाहता हूँ कि इट इज़ डूएबल। डोंट कंसीडर कि चेतन जी जो बता रहे हैं इसमें ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन हू डज़ इट फर्स्ट। स्वामी जो कहते हैं ना कि पहले करो फिर बोलो। चेतन जी उसमें के ही एक व्यक्ति हैं। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना उपयोग ये करते हैं कभी शायद हम भी नहीं करते होंगे। हम सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन में पदाधिकारी कुछ बनते हैं, इमीडिएटली कार, टैक्सी पर आज भी चेतन जी स्लीपर क्लास में भी जब जैसा मौका आ गया वैसा कर लेते हैं। ये इनकी एक जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक बहुत बड़ी साधना है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आज के इस वेबिनार में एक ऐसे व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक के साथ में एक आध्यात्मिक पुरुष है और निश्चित रूप से हम सबको बहुत उनसे प्रेरणा मिल रही है। कुछ बातें इस टाइप की भी आई कि नर्सरी के लिए या सोलर की शॉप के लिए या शोरूम के लिए, तो उसका कोई वैसे मुझे मालूम है कि आध्यात्मिक संगठन के लोग इस प्रकार के नहीं, परंतु कहीं उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग ना डेवलप हो जाए, इसलिए मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। जो चेतन जी का एनर्जी फाउंडेशन है, ये नॉन प्रॉफिट मीन्स उस लेवल का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये जेब से ही देकर डेवलप करेंगे। इसलिए उसको व्यवसाय के रूप में ना देखें। हमने उनसे कहा था कि हमारे यहाँ के युवाओं को हम बोलते हैं ना कि भूखे नहीं हुए भजन गोपाला। कैसे जब रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को तो कैसे उनसे आप भजन और अध्यात्म की बात करेंगे? तो उस प्रश्न के एवज में उन्होंने जवाब में कहा है हमको ये बात कि हमें प्रयास करना है कि युवाओं को एक रोजगार की बहुत बड़ी संभावना जो है वो दिखाई पड़ रही है सोलर में। तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हम करवाएँगे और जिनको भी इस फील्ड में जाना है मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपको बहुत बड़ा रोजगार इससे मिल सकता है। इसी प्रकार से नर्सरी की जो बात करी तो उसमें भी ये है कि ये अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और हम सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन से बात करेंगे, ना उनको प्रॉफिट लेना है, ना हमें प्रॉफिट लेना है। परंतु इसके माध्यम से जो लोग इसको काम करते हैं, वो कभी-कभी फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण या ट्रांसपोर्ट इधर-उधर से लेके जाने में जैसे उदाहरण के लिए किसी बड़े शहर से किसी गाँव में प्लांट को ले जाना है, तो प्लांट ले जाने के लिए 10 प्लांट, 5 प्लांट कोई आदमी ले जाएगा तो कितना कॉस्टली पड़ेगा। यदि उसको हम ये चीज़ अवेलेबल करा दें उसी के गाँव में जो आपकी कांसेप्ट है, तो उसमें हम ज़रूर हमारे भजन वालों से बात करेंगे, भजन मंडलियों से और हम उस दिशा में काम करेंगे। मैं सभी इस अटेंडीज़ को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक फिगर बोला था उसको शायद कई लोग हम नहीं समझ पाए होंगे। उनको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला जिसकी भारतीय रुपए में जो कन्वर्ट करें तो 70 लाख रुपए होती है। जो उन्होंने पिछले साल काम किया उसमें 70 लाख रुपए का उनको चेतन जी को अवार्ड मिला और वो पूरा अवार्ड उन्होंने इस एनर्जी फाउंडेशन को डोनेट कर दिया। इस प्रकार के एक व्यक्ति तो हमारे साथ हैं, जो निश्चित रूप से जो कुछ उनको समाज ने दिया, उनका आज भी यही मानना है कि जो कुछ समाज की बदौलत ही आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं, तो हमको बहुत जल्दी इससे ऋण होने के लिए इसको रीपे करना चाहिए। तो इतने अच्छे विषय चेतन जी ने आज रखे और मैं चाहता हूँ और मेरी पूरी आशा है और मेरी पूरी उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि जो एक रुक्मणी देवी जो डूंगरपुर में सीईओ बन गई जो कि 8वीं पास महिला है और उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया सोलर के मामले में। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो सेवा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि राजेंद्र चौरे जी जैसे वरिष्ठ लोग हमारे बीच में हैं और काफ़ी लोग हमारे बहुत वरिष्ठ लोग हैं इस संगठन में, उन सब के माध्यम से मैं चाहूँगा कि हमारे ग्रामीण अंचलों में ये इस दिशा में काम हो और ऐसी कई महिलाएँ जिनको रोजगार भी मिल सके और वो सोलर से जुड़ सकें। मैं ज़रूर इस दिशा में प्रयास करूँगा। चेतन जी सामान्यतः एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं पर आज इन्होंने नहीं बोली शायद इनडायरेक्ट में कहा उसको कि सोलर का क्या इम्पोर्टेंस है आप इससे समझिए कि आज भी भारत के इतनी ज़्यादा संख्या में गाँव है जहाँ इनको ग्रिड कनेक्शन नहीं है और उन तक सरकार अभी जिस गति से चल रही है उससे यदि चले, तो भी उसको 20-25 साल लग जाएँगे। यदि इसको दुगनी-तिगुनी गति कर दें तो भी बोलते हैं कि 10-15 साल तो लग ही जाएँगे। वहाँ तक लाइट को या ग्रिड को मतलब वायर को या तार को पहुँचाने में। तो वो बच्चा जिसने गाँव में जन्म लिया, वो बड़ा हो जाएगा, उसकी युवावस्था आ जाएगी, तब तक भी उसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बिजली नहीं मिलने वाली। तो उस बच्चे को गाँव में यदि ये सोलर लाइट और सोलर लैंप मिल जाए, तो ना सिर्फ
को, उसकी माँ को आंखों में जो धुआं देखना पड़ेगा और उस बच्चे को पढ़ाई करने के लिए रात में 1 घंटा भी ज्यादा मिलेगा। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि चेतन जी और हमने जब इसको प्लान किया और इनके मार्गदर्शन में हमने एजुकेशन पार्क स्कूल के लिए काम किया सबसे पहले, तो 24,000 बच्चों को खरगोन जिले में सोलर स्टडी लाइट प्रोवाइड कराया, जिनके गाँव में लाइट ही नहीं थी। और उनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि यदि इस 1 घंटा भी इस घर में जाकर बच्चे ने सोलर स्टडी लाइट में पढ़ाई कर ली, तो 24,000 मैन आवर, आप कल्पना कीजिए इतने बढ़ जाएँगे, उतने घंटे पढ़ाई ज़्यादा बच्चे कर पाएँगे। और वो कॉन्सेप्ट पे इन्होंने काम किया और जब इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार को दिया गया, तो मुझे याद है स्मृति ईरानी उसमें एचआरडी मिनिस्टर थी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को चेतन जी के लिया और भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लेकर 10 लाख बच्चों तक सोलर स्टडी लाइट प्रोवाइड किए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन कोटिंग द फिगर्स, शायद 10 लाख से ज्यादा ही थे वो। तो इस प्रकार कोई भी चीज की शुरुआत यदि हम करते हैं, तो यदि उसमें सात्विकता है, पवित्रता है ना? तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए वो गंतव्य तक जरूर पहुंचता है। अभी तक टोटल 85 लाख बच्चों तक जा चुका है। 85 लाख बच्चों को सोलर स्टडी लाइट प्रोवाइड करा चुके हैं। रियली थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग मी। तो सच ए नाइस वर्क ऑफ चेतन जी। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बहुत गौरवान्वित हैं आज आपको रियल अपने बीच में पाकर, और मैं पूरी आशा करता हूँ कि ये वेबिनार अभी इसमें जो जो जिन्होंने लोगों ने अटेंड किया, इसमें से बहुत सारे युवा अभी आपके यूट्यूब चैनल पर देखेंगे और वो 9 दिन का कोर्स करेंगे, जिसमें आपने सोलर के बारे में लोगों को जागृत किया। 10-10, 15-15 मिनट की यूट्यूब पे आपने डाली है वो, और उसके एग्जाम देंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 महीने या 15 दिन के अंदर इतने युवा आपके इस मिशन से जुड़ेंगे, और न सिर्फ उनकी आजीविका में मदद हो सकती है, बल्कि वो प्रकृति को और पर्यावरण को भी बहुत कुछ दे पाएँगे। मैं भूल जाऊँ उसके पहले, मैं चेतन जी के बैक ऑफिस की जो टीम है, क्योंकि चेतन जी तो इसमें भिकन गाँव में है, परंतु इनकी बैक ऑफिस की जो टीम है वो आईआईटी बॉम्बे में है, और मैं उनका भी धन्यवाद खास तौर पे स्वाति जी का और जगदीप जी का करना चाहता हूँ, जो आज बड़ी विषम परिस्थिति हो गई थी कि हम इसको गूगल मीट पे करना चाह रहे थे, बाद में इसको यूट्यूब पे करना पड़ा, और उसमें कुछ वीडियो वगैरह भी हम अपलोड नहीं कर पाए, परंतु उसके बावजूद भी इस सेमिनार को एक रियलिटी बनाने में स्वाति जी ने और जगदीप जी ने किया। मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ में मैं लता दीदी जो हमारे सत्य साई सेवा संगठन की वेदम कोऑर्डिनेटर, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने सूर्य की उपासना पर एक वेदम बहुत अच्छा गाया था, बोला था, पर चूँकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स इसलिए हम उसको नहीं सुना पाए। उन्होंने चारों वेदों में सूर्य की उपासना किस प्रकार से की उसको गाया था, और उन्होंने सूर्य की गायत्री भी पढ़ी थी। कभी फिर मौका आएगा तो हम इसको ज़रूर सुनाएँगे। हमारे बीच में हमारा एक युवा साथी हर्ष झवर भी है। वो प्रयास कर रहा है कि आज के इस वेबिनार को मैं चेतन जी को 2 मिनट के लिए दूँगा। उसके पहले समापन करने के पहले एक बहुत सुंदर गीत के साथ में हम प्रयास कर रहे हैं कि यदि उसकी आवाज़ आप तक पहुँच जाए, कि ये सोलर से रिलेटेड है और ये ज्योति से रिलेटेड है। तो ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हमको ज्योति जलाना है सोलर की, और वह गीत ये हमारी दीदी प्रीति किल्लेदार ने गाया। मैं कोशिश कर रहा है हमारा युवा साथी इसको कनेक्ट करने की, और मैं करूँ। एक क्वेश्चन थोड़ा-सा आया है, वो है चेतन जी, मैं आखिरी क्वेश्चन कर देता हूँ कि भिकन गाँव का जो एजुकेशन पार्क स्कूल है, उसको यदि उसी प्रकार के और स्कूल बनाना है जिनको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं लेना और सोलर पर ही डिपेंडेंट करना है, तो क्या सिर्फ सोलर पैनल ही सफिशिएंट है, या उनके कंस्ट्रक्शन में भी हमको ध्यान देना चाहिए? किन बातों का ध्यान देना चाहिए ताकि एनर्जी की आवश्यकता कम से कम पड़े? ये मुझे लगता है बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है चेतन जी। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसका थैंक यू। इसका आंसर जैसे कि मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। सोलर कोई भी कैंपस को बनाना है तो हमें जो तरीका है वो वही है, AMG नियम का फॉलो करिए। अवॉइड, मिनिमाइज एंड जनरेट। अवॉइड कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो बिल्डिंग की जो जरूरतें होती है मेनली 3 होती है। आपको लाइटिंग के लिए एनर्जी चाहिए, आपको फैन एयर सर्कुलेशन के लिए एनर्जी चाहिए, और आपको कूलिंग के लिए एनर्जी चाहिए। तो एक कंसेप्ट है सोलर पैसिव आर्किटेक्चर का। यदि आप सोलर एनर्जी को पैसिव रूप में उपयोग करें ताकि आपकी लाइटिंग की जरूरत ही अवॉइड हो जाए। यदि स्कूल कैंपस है तो आपको दिन में बिल्कुल लाइट ना लगे, चाहे कोई भी क्लासरूम हो, तो बहुत ही अच्छी बात है जो हमने एजुकेशन पार्क में किया है। आप मिनिमाइज करें मतलब वहाँ पे आपने सोलर पैसिव आर्किटेक्चर उपयोग कर लिया, उसके बाद जो जो भी अप्लायंस वहाँ पर रखे हैं, आप कंप्यूटर हो, वाटर पंप हो, फैन हो, वो बहुत एफिशिएंट यूज करें, तो आप मिनिमाइज करेंगे। फिर ये करेंगे तो जनरेट कर लेंगे। यदि आपका बिल्डिंग ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, बना हुआ है, फिर भी एक थोड़ा ऑडिट करके थोड़ा सा उसमें एनर्जी कंजम्पशन कम कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, रूफटॉप एरिया कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा स्कूल कैंपस तो पर्याप्त होता है। तो आप यदि बिल्डिंग बन चुकी है तो भी उसको आप 100% सोलर पे ले जा सकते हैं।
AMG प्रिंसिपल को आप हमेशा लागू करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उस समय से लागू करें, कंस्ट्रक्शन हो चुका है तो उसके बाद से लागू करें, पर तरीका वही है, अवॉइड, मिनिमाइज और फिर जनरेट। थैंक यू चेतन। मैं अंतिम बात के रूप में, इसके बाद हम एक गीत सुनेंगे। मैं कहना चाहता हूँ सत्य साई सेवा संगठन की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राजस्थान के श्री मनोज बत्रा जो कि वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट है, वो भी जुड़े हैं। डूंगरपुर का नाम आया तो उन्होंने कहा भाई राजस्थान से मैं भी जुड़ा हूँ, तो उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं अंत में आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सत्य साई सेवा संगठन की 4 इकाइयां हैं। एक है बाल विकास के लिए एजुकेशन विंग, जिसमें कि बाल विकास के बच्चे और गुरु होते हैं। तो उनके लिए आज एक संदेश आपने जो हम टेक होम क्या है, मैं आपके माध्यम से पूरे अटेंडीज को कहना चाहता हूँ कि यदि बाल विकास गुरु आप सुन रहे हैं इस वेबिनार को, तो आप अपने करिकुलम में, अपने पाठ्यक्रम में ऊर्जा को जरूर जोड़ें। एक-एक बच्चे के माध्यम से आप यदि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रचार-प्रसार करेंगे, यदि ऊर्जा के अपव्यय को रोकने की बात करेंगे, 20,000 बच्चों के माध्यम से एक क्रांति आ जाएगी और एक बहुत बड़ा काम होगा राष्ट्र की सेवा में, स्वामी की सेवा में। दूसरी इकाई हमारी जो है वो आध्यात्मिक इकाई है, जिसमें हम स्पिरिचुअल बातें और स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस स्वामी ने या अन्यत्र हैं उनकी बात करते हैं। तो उसके लिए जिसने सीलिंग ऑन डिजायर का प्रिंसिपल दिया, इसकी वो 9 सूत्रीय आचार संहिता के ऊपर फोकस करता है स्पिरिचुअल विंग हमारा। तो जज राजीव करमेह जी और एनएचडीसी की एक बहुत बड़ी पोस्ट पर जॉइंट डायरेक्टर पर है हमारी रत्ना भोसले जी, उनके माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 9 पॉइंट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की इस बिंदु पर कि हमें अपनी इच्छाओं का परिसीमन करना है, खासतौर पर ऊर्जा के संदर्भ में, इसका प्रचार प्रसार व्यापक तौर पे करेंगी। तीसरी इकाई हमारी सेवा की है और उसके लिए आपने जो हमको मार्गदर्शन दिया है, तो शहरी क्षेत्रों में हम निश्चित रूप से सोलर के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर तो करेंगे ही, साथ में बृहद स्तर पर प्लांटेशन के कार्यक्रम को हम आयोजन करेंगे, जिससे करने का मौका मिले। अंतिम इकाई हमारी जो है वो यूथ होती है, तो विभूषित चौरे जी के माध्यम से और हमारे एक जज हैं शिखा राहुरा, वो भी हमारी यूथ कोऑर्डिनेटर है, डॉक्टर सुरभि अवस्थी जो कि डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, और अंकित राय ये हमारे पूरे स्टेट का यूथ का काम संभालते हैं। इन लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे युवा आपके यूट्यूब चैनल से जुड़कर एक अपने स्वरोजगार के लिए प्रयास करेंगे सोलर में, और इसी के माध्यम से वो सेवा भी करेंगे। जन जन तक सोलर की और पर्यावरण को बचाने की जो आपकी मुहिम है, उसको एक बार समझकर आपके साथ में ट्रेनिंग लेकर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वंस अगेन चेतन जी सो मच। आपने इतना सिंप्लिसिटी के साथ हमारे बंधुओं को समझाया। मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद ज्ञापित करूं। अपेक्षा करूंगा हमारे भाई लोग फीडबैक देंगे, बहनें फीडबैक देंगी, वो आप तक पहुंचाऊं और फिर हम दोबारा कभी न कभी मिलेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अंत में हमारी हाँ प्लीज पार्टिसिपेंट एंड होप हम पैरेट नहीं बनेंगे और उसको रियल लाइफ में चीजों को अडॉप्ट करेंगे। यस, जरूर प्रयास करेंगे। थैंक यू। मैं स्वामी के प्रति भी धन्यवाद करता हूँ कि स्वामी ने एक अवसर दिया कि आज एक वैज्ञानिक को एक आध्यात्मिक संगठन के लोगों से मिलाया, और ये किसी न किसी रूप में ये एक बीज रूप में है और ये बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा। और सत्य साई सेवा संगठन के इतिहास में न सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये संदेश जाएगा कि अब इस दिशा में हमने काम कर लिया है। और बाबा का जो 100वां जन्मदिन है, जो आज से 5 साल बाद है, ये 5 साल के लिए यदि हम विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट अपना बनाएंगे, उसमें सोलर को आपके माध्यम से जरूर स्थान देंगे। थैंक यू। मैं हर्ष जवर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अंत में हम एक गीत के साथ इस वेबिनार का समापन करें। हमें सुनाएं। ज्योति से ज्योत जलाते चलो, ज्योति से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहा राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिस तन कोई संगी साथी, ईश्वर रखवाला, जोली बने जोली बने बोले प्रभु का प्यारा, प्यार की मोती, प्यार
प्रेम की गंगा बहाती चलो। आषाढ़ों की तारों की छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो मुझको सहारा। दीप दया का, दीप दया का जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। राम प्यारे जगीर तुम्हारी, राम प्यारे जगीर तुम्हारी। सबको पहले दरबारे चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। धन्यवाद प्रीति जी, और उनके संगत जो दे रहे थे उनके हस्बैंड रवि किल्लेदार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस मूल्य गीत को गाकर आज के इस पूरे वेबिनार का जो सार है, प्रेम की गंगा बहाना है। प्रेम सबसे पहले अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने जो लिविंग बीइंग हम सबके साथ जो रह रहे हैं उनके प्रति, और हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो प्रेम के बहाव होगा ही। और राह में जो आए दीन दुखी सबको गले लगाते चलो, ये बाबा का संदेश है। उसको एक गीत के रूप में आज के इस वेबिनार की हम समाप्ति कर रहे हैं। हम सब इस गीत के बोल को अपने जेहन में सदा रखते हुए चेतन जी के एनर्जी के संदेश को, पर्यावरण के संदेश को लेकर एक उम्मीद के साथ कि भगवान हमें शक्ति देंगे, मार्गदर्शन देंगे, इस वेबिनार को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चेतन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एजुकेशन पार्क का और एनर्जी फाउंडेशन का, जिन्होंने सबने हमको बहुत सहयोग किया इस वेबिनार को सफल बनाने में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साई राम। थैंक यू एवरीवन। शांति करेंगे। ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।